ये ट्रीज लगाने वाला मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया? इसको मैं बोलूं कि मैं अपने स्कूल से ही सीखा, क्योंकि से ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी रहा, कि ये जो गर्मी बढ़ रही है कहीं ना कहीं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, पेड़ों का कम होना। मुझे लग रहा है 2047 के बाद आपके यूपी में पानी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में कुछ साल में ऐसे लॉकडाउन्स लगने चाहिए। नहीं, पेपर्स बना रहे हैं, माचिस की तीलियां बना रहे हैं, उनको बेच देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उस टाइम जब ये चीजें चल रही थी तो लोगों में कुछ एजुकेशन की कमी थी? एजुकेशन की कमी तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, जब विकास होगा तो विनाश भी होगा। स्वागत है आप सबका DS24 न्यूज पर। आज हमारे साथ काफी इंटरेस्टिंग इंसान जुड़े हैं। अमित सिंह जी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं इंडिया में। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते सर, अपनी जर्नी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। मैं क्या बताऊं, मैं अमित सिंह, DC उपनाम है मेरा। मैं स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ। जूनियर हाई स्कूल है गाजीपुर में, यूपी में पड़ता है ये। और साथ में थोड़ा सा समय निकाल के पेड़ों के बारे में बात करता हूँ, पेड़ों पे काम करता हूँ, उसको पेड़ लगाता हूँ और तो उसको बचाने का। तो सर, आपको ये गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल कितना टाइम हो गया? मैं 2015 से वहाँ 2015 से। तो सर, ये अचानक से ये ट्रीज लगाने वाला मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया? इसको मैं बोलूं कि मैं अपने स्कूल से ही सीखा। जब मैं अपने, चूंकि गांव के जो स्कूल होते हैं वहाँ गांव में लाइटें कम होती हैं और लाइट फैन कम चलते हैं, तो वहाँ जनरली बच्चों को भी और खुद भी पेड़ों के आसपास ही ये रखा जाता है। और हमारे विद्यालय के प्रबंधक रहे श्री विक्रम यादव जी, अभी भी हैं। उनसे मैं काफी इंस्पायर हुआ। वो जहां भी रहते हैं, जहां भी अपनी टाइम नौकरी किए, वहां वो पेड़ों पे चर्चा करते थे, पेड़ लगाते थे। तो मैं उनसे देख के मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। अच्छा सर, आपको पता है इंडिया में एक आदमी है जिसने पूरी एक लैंड को, जो कि एकदम सैंडी लैंड थी, उसको एक जंगल में बदल दिया था। जी, पता होगा आपको उसकी स्टोरी के बारे में। तो कुछ मोटिवेशन क्या आपको कभी वहां से भी आई है? देखिए, मैं इस चीज को फील करता हूँ, मैं संयोग से ज्योग्राफी का स्टूडेंट भी रहा, कि ये जो गर्मी बढ़ रही है कहीं ना कहीं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, पेड़ों का कम होना। अगर ये पेड़ रुक जाए अब से भी कटने और उसको लगाने की प्रक्रिया बढ़ाई जाए तो ये गर्मी यहीं रुक जाएगी। सो लाइक आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी, जो आप बोल रहे हो कि पेड़ लगाना शुरू कर दे। तो कोविड के टाइम पे जब सब बंद हो गया था तो काफी एनवायरनमेंट में चेंज अच्छा हुआ था। ओजोन लेयर भी काफी, क्या बोलते हैं, काफी अच्छा हुआ था। वायुमंडल एकदम साफ हो गया था, नदियां साफ हो गई थी। मतलब बताने को लोग बताते थे कि नेपाल में जब जाने के बाद सारे हिल्स, जो भी बड़े बड़े हिल्स पर्वत रहे, वो क्लियर दिखते थे, आसमान साफ दिखता था। तो इसके पीछे है कारण, पेड़ों का अभाव एक वजह है, प्रदूषण में बहुत बड़ा। तो सर, लाइक आपके टाइम से, आपके बचपन से लेके अब तक में आपने तो काफी चीजें देखी होंगी इन्वायरमेंट में। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जो आप नोटिस कर रहे हो, जो पहले नहीं थी? जैसे पहले के टाइम पे आई गेस गर्मी कम पड़ती थी और बारिश अच्छे से होती थी। अब तो बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, जब सर्दी पड़नी चाहिए तब सर्दी नहीं पड़ रही है, बाद में सर्दियां पड़ रही हैं। ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, फसलों को भी बहुत इफेक्ट करती हैं और स्पीशीज को भी इफेक्ट करती हैं। तो कुछ बताइए कि आपने क्या क्या चेंजेस ये देखे हैं? हम लोग गाँव में से हैं। हम लोग गाँव में बाग देखा है, हमने गाँव में तालाब देखा है, हम लोग अपने टाइम गाँव में कुआं देखे और कुआं से पानी निकाले हैं। आज न गांव में बाग है। बाबा के बाद मेरे फैमिली में हम लोग बाबा के टाइम जो बाग लगे पड़े थे, उसके बाद पापा की वाली जनरेशन ना कोई बाग लगाई और ना हमारी जनरेशन कोई बाग लगाई। तालाब खत्म होते चले गए। आज गांव में स्थिति है कि जो तालाब का क्षेत्रफल 2-2.5 एकड़ में था, हेक्टेयर में था, वो घट के अब स्क्वायर फीट में आ गया है। कुआं तो गांव में रह ही नहीं गया है। तो ये हम इस आज की डेट टाइम में कहूं, नदियों का रूप हम लोग देखते थे। हम लोग के टाइम जो छोटी नदियां होती थी, सहायक नदियां जिनको कहा जाता, उनमें पानी हुआ करता था।
परमानेंट पानी उनमें चलता था। अभी तो सिर्फ वो नदियां बरसाती नदियां हो गई। तो टोटल जो मैं बोलूं ना कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग है कि वायुमंडल पूरी तरह से अस्त व्यस्त अनियंत्रित हो चुका है। प्रदूषण चरम सीमा पे है, देख रही हैं। हर आदमी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जिस रूप में जिसको जहां मौका मिल रहा है। ना हम पेड़ लगा पा रहे हैं, ना पेड़ बचा पा रहे हैं, ना हम पानी को बचा पा रहे हैं, उल्टे पानी को बर्बाद कर रहे हैं। गांव में जितने तालाब है उनको पाट के भर के घर बना दिए जा रहे हैं, ग्राउंड बना दिया जा रहा है, सारे कुओं को नष्ट कर दिया जा रहा है। बाग है ही नहीं गांव में अब, नहीं तो लगभग हर दूसरे तीसरे घर पर एक बाग हुआ करता था। हम लोग खेलने जाते थे बाग में, अच्छा लगता था। सबके अपने अभी तो बच्चे अपने कमरे में सीमित हो गए हैं, घर के अंदर ही खेलना है, खेल बाहर नहीं। तो काफी चीजों को देखा गया है। पर सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन अभी आती जा रही है उसने भी मिस्टेक करी, जो आप कह रहे हैं बच्चे घर ही तक सीमित हो गए। मुझे अभी भी वो टाइम याद है कि हम लोग अगर गाँव जाते थे तो बोला जाता था कि घर से बाहर मत निकलो, बाहर धूप बहुत है, मत खेलो, उनके बाग में मत जाओ। मेरे जानने में तो मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं गांव में भी, जिनके बाग कट चुके हैं, लोगों ने कटवाए हैं, बेच दिए हैं। तो उन लोगों को जो पेपर्स बना रहे हैं, माचिस की तीलियां बना रहे हैं, उनको बेच देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उस टाइम जब ये चीजें चल रही थी तो लोगों में कुछ एजुकेशन की कमी थी? एजुकेशन की कमी तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, जब विकास होगा तो विनाश भी होगा। विकास हुआ है। हम लोग के टाइम में गांव में एक दो घर अच्छे हुआ करते थे, नहीं तो मिट्टी के घर होते थे। खपड़ेल का एक गांव में होता था, खपड़ेल के घर हुआ करते थे। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की है, भारत विकास विकसित की तरफ अग्रसर हुआ है, नो डाउट भारत बढ़ भी रहा है, हमारा राष्ट्र बढ़ रहा है, काफी विकसित हो रहा है। तो मानव भी विकास कर रहा है। जब मानव विकास कर रहा है तो हर मानव का पहला लक्ष्य घर है। तो स्वाभाविक है, जब घर बनाएगा तो घर के लिए जगह चाहिए। घर में ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए लकड़ी चाहिए। तो इसलिए इसका दोहन, सारी प्राकृतिक संसाधनों का भयंकर दोहन हो रहा है। घर छोटा चाहिए, लेकिन एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि नहीं, बड़ा ही घर हो। घर मतलब बड़ा ही होना चाहिए। शहरों में देखता हूँ लोग 1000-1200 स्क्वायर फीट में भी अच्छे से रहते हैं। गांव में इतना बड़ा तो लोगों का कबाड़ रूम होता है। तो ये दोहन ही है, लेकिन अब विकास की तरफ अग्रसर है तो पेड़ों को तो स्वाभाविक है कि ये चीज आप भी फील करते होगे ना कि जितना इकोनॉमी में कंजम्पशन हो रहा है उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हम लोग कंजम्पशन काफी तेजी से कर रहे हैं, बट वो रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है कि लाइक पेड़ काटे जा रहे हैं, घर तो लगाए जाए, उसकी जगह उसको। अगर सर ये चीज आप मानते हो या नहीं मानते हो कि अगर कल को एक पेड़ कटता है और आप 4 भी लगाते हो तो उस 4 पेड़ को एक पेड़ जितना बड़ा होने में भी तो समय लगेगा। ये सारी चीजें डेवलप, जब तक वो किसी लायक बनेगा तब तक तो मुझे लगता है उसको फिर कोई काटने चला आएगा। फिर अगली बार हम बचपन से मैं देख रहा हूँ, रोड जब हम लोग देखते थे तो रोड 3-4 मीटर का होता था, मतलब 15 फीट के रोड हुआ करते थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। फिर वो रोड थोड़ी चौड़ी हुई, वो पेड़ काट दिए गए। फिर पेड़ लगे, जैसे 15-20 साल बाद पेड़ अपने रूप में आ रहा है, फिर रोड 4 लेन हो गए, फिर सारे रोड पेड़ काट दिए गए। अब फिर वो पेड़ लगेंगे वहां पे, फिर 20 साल बाद 6 लेन होगा, फिर 20 साल बाद 8 लेन होगा। तो करते हम सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं और हम जो मेन हमें यहाँ पे लाइक अलाइव रख सकती है, हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। परमानेंट एरिया ऐसा सरकार द्वारा या समाज द्वारा ऐसा एरिया डिसाइड हो कि वहां पे कोई भी विकास का मापदंड नहीं पहुंचेगा, वो जंगल ही रहेगा। वो हर गांव में हो, हर शहर में हो, हर क्षेत्र में हो। एक नेचुरल जंगल बनाया जाए जहां कुछ भी कोई भी डेवलपमेंट वहां नहीं होने वाला, वहां नहीं किया जाएगा, उसको रहने दिया जाए। तो सर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो आप अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उनको क्या इन सारी चीजों पे चर्चा करते हैं हम लोग, करते ही होगे असेंबली एंड ऑल में। चर्चा करते हैं हम लोग कि बच्चों से भी कहते हैं कि बेटा पेड़ बचाना है, पेड़ जहां भी लगाओ उसको कोशिश करो बचाओ, बिना मतलब के पेड़ों को मत तोड़ो। हाँ, बच्चों को बताया जाता है, बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन 2 टाइप के मार्केट गांव में बच्चे रहते हैं। एक उदंड स्वभाव वाले हैं, तो वो छोटे बच्चे डंडा लेके घूमते रहते हैं, तो तलवार पेड़ों को ऊपर से मारते हैं, छोटे छोटे पेड़ों को कि उसके। वैसे बच्चों को हम जागरूक करते रहते हैं, इस पे चर्चा करते हैं।
ठीक है। तो सर लाइक अभी तक आपने कितने पेड़ लगा दिए हैं? देखिए, लगाना तो बड़ी बड़ी चीज नहीं है। वैसे मैं 10,000 के आसपास हूँ और मैंने उन सारे पेड़ों को बचाया भी है। काफी पेड़ नुकसान भी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर पेड़ 4,500 से 5,000 पेड़ हमने जिंदा रखा है। अच्छा। हाँ, जिंदा तो आप चेक करने जाते हो? हाँ, मैं जब भी समय मिलता है रात को कई मेरी वीडियोस हैं इंस्टा और फेसबुक पे, यूट्यूब पर भी है। मैं रात को भी जब ये लगता है कि कोई काम नहीं है यार, अब घर पे जाएं, तो घर पे जाने से आधे घंटे पहले एक बार अगर उस एरिया में हूँ, चूंकि 10-12 किलोमीटर की रेंज में पेड़ लगाता हूँ, जितने भी मठ मंदिर हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, ज्यादातर बैरिकेड एरिया में ही पेड़ लगाता हूँ, क्योंकि मेरा पेड़ लगाने का ध्येय लगाना नहीं, बचाना है। ऐसा नहीं कि सार्वजनिक, मैं चाहूं तो रोड के किनारे या सार्वजनिक जगहों पर भी लगा दूं, लेकिन वहां बचेगा नहीं अगर ओपन जगह है तो। जानवर है हमारे यहाँ एक गांव, मतलब स्पेशली यूपी और पूर्वांचल में एक जानवर है, नीलगाय। नीलगाय, वो रात को उनका काम है, तो वो जब कोई नहीं दिखता तो वो दिखती हैं, जब वो दिखेंगी उन्हें भूख लगेगी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको भी बचाने के लिए ऐसा पेड़ लगाया जाता है जो उनके यूज, मतलब वो उसको न खा पाए। अच्छा। जैसे बहुत से पेड़ हैं जो वो पसंद नहीं करती हैं, हाँ। तो ओपन एरिया पे वो पेड़ लगाए जाते हैं। हाँ। जो बैरिकेड एरिया है, बाउंड्री एरिया, वहां पे दूसरे पेड़ लगाए जाते हैं। तो सर क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपको ये मिशन स्टार्ट करने के लिए कन्वे किया हो? क्योंकि आप ऐसे बता रहे हो कि आपने 10,000 पेड़ ऑलमोस्ट लगा चुके हो आप, और आपने काफी पेड़ सेव भी करे हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं, इन्वायरमेंट की तरफ मुझे कुछ तो करना चाहिए? एक ऐसा समय था कि मैं बैठा हुआ था घर पे, अक्सर सोचता रहता आदमी, हम भी सोचते हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्या मानव का जन्म, या मेरा अपनी बात करूं, मेरा जन्म हुआ क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं थोड़ा सा और जब बड़ा हुआ तो नौकरी पा गया, अब नौकरी पा गया तो शादी हो गई, बच्चे हुए, अब इनको पढ़ाना लिखाना है, माँ बाप की सेवा करना है, बहनों के बीच में रहना है, और फिर एक दिन जीवन गुजर जाएगी, तो क्या सिर्फ मानव का जन्म इसी दिन के लिए हुआ है क्या? अगर मानव का जन्म सिर्फ इसके लिए हुआ है तो फिर मानव और जानवर में अंतर क्या है? तो वो भी तो अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, फिर निकल लेते हैं। मुझे लगा नहीं, कुछ करना चाहिए। अगर आपका मानव के रूप में जन्म हुआ है तो राष्ट्र के लिए कुछ करिए। हमारी क्षमता, हमारा जो लक्ष्य रहा वो यही लगा कि भाई मैं देश सेवा इन द सेंस, बॉर्डर पे एक होता है देश सेवा इन द सेंस, समुद्र के किनारे होता है, तो मुझे लगा कि मैं वो सब नहीं कर पाऊंगा, मैं पेड़ लगाता हूँ, कम से कम राष्ट्र के लिए एक योगदान होगा। कि जीवन में अगर प्रभु ने मौका दिया है मानव के रूप में, कभी मिलेंगे, तो हो सकता है अगर हम मुझसे मिले प्रभु हमारे और हमसे पूछें कि तुमको मानव के रूप में धरती पे भेजा था तो तुमने क्या किया, तो मैं बताऊं उनको एक्स्ट्रा कि फैमिली, तो बोलेंगे शायद प्रभु कहें कि तो सब फैमिली की सेवा करते हैं, उनमें तुम्हें ऐसा क्या है कि मैं तुमको रिस्पेक्ट करूं या तुमको धन्यवाद कहूं। तो शायद मैं उनसे कह दूं कि नहीं, मैं आपकी बनाई दुनिया में, जो आपकी बनाई धरती है, इस धरती पे पेड़ लगाता हूं, बचाता हूं, और आपकी बनाई इस धरती को और अच्छा करने का प्रयास करता हूं। तो सर लाइक अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं जो ये चीज करते हैं? हम 10-12 लोग हैं, सब मित्र हैं, सब योग्य हैं, लगभग सब कर्मचारी हैं, और सब लोग शाम को समय निकाल के 7-10 कदम चलते हैं और होता रहता है। तो सर लाइक इस पेड़ लगाना जो आप लगा रहे हो ट्रीज, इससे आपको कुछ गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है या सब खुद से? नहीं, सेल्फ, कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से, चूंकि गवर्नमेंट के पास भी बहुत काम है और गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है, भाई हमारे हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के माननीय चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ के रहे, तो एक बात कहते थे कि कोई सरकारें बुरी नहीं होती, उनका काम बुरा नहीं होता, आपके नजरिए से बुरा हो सकता है। तो गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम लोग अपने पैसे से काम। और अगर कल को आप गवर्नमेंट की नजर में आते हो तो आप उनसे क्या मांगना चाहोगे? उनसे एक ही चीज कहूंगा, स्पेशली पर्यावरण पे, स्पेशली ट्रीज पे, कि कुछ ऐसा रेगुलेशन बनाइए कि जहां एक पेड़ लग जाए
उस या तो एक एरिया डिसाइड हो जाए कि हर क्षेत्र में, हर जिले में ये एक 700-800 हेक्टेयर या एकड़ का एक लैंड है जिसको वन संरक्षित भूमि कहिए, और यहाँ किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन वहां नहीं होगा, वो एक जंगल रहेगा, एक एरिया डिसाइड करके उसको कहीं से छेड़छाड़ उसके साथ ना किया जाए। ये बात भी सही है, बट सर आप नहीं ये चीज मानते हो कि कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की भी कमी है, जो इतना ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना ओवर डेवलपमेंट किया जा रहा है कि पेड़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं उनकी भी तो कमी होगी ना किसी जगह पे। क्योंकि अब अगर मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, अभी लखनऊ का कुछ दिन पहले ही हुआ है, वो एक पूरा कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग जल गई थी और उसमें 15 बच्चे मर गए हैं। वो उस कोचिंग सेंटर में थे और वो उस कोचिंग सेंटर में जलने की वजह से नहीं मरे हैं, वो सफोकेशन की वजह से मरे हैं। वो बिल्डिंग इतनी कंजेस्टेड बनाई गई थी। और इफ आप पुराने लखनऊ या हजरतगंज साइड लखनऊ में जाओ तो आप ये देखोगे कि जो बिल्डिंगें हैं वो इतनी कंजेस्टेड वे में बनी हुई हैं। वहां पे सबसे ज्यादा तो कोई क्या बोलते हैं इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई फायर एग्जिट नहीं, और सिर्फ इतना कंजेस्टेड है वहां पे कि वो वहां पे फर्स्ट के धुएं की वजह से, सफोकेशन की वजह से वो वहां मर गए, जो कि बहुत बुरा हुआ। आपको नहीं लगता कि इतना ओवर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इतना ओवर कंस्ट्रक्शन ही नहीं संभाल पा रहे वो लोग, तो पेड़ कैसे लगाएंगे, पेड़ इन्वायरमेंट पे कैसे ध्यान देंगे? सिर्फ मैं आप जैसे कुछ लोग मिलके बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर एक आदमी मिलके कर्नाटक का पूरा जंगल खड़ा कर सकता है तो हम ये चीज कर सकते हैं। फिर कल को क्या होगा? कल को वहां पे फिर डेवलपमेंट की बात होगी कि नहीं ये जमीन खाली है, यहाँ ये फैक्ट्री आनी चाहिए, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो कि प्रॉपर मिल भी नहीं पा रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। ये चीज आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि इन्वायरमेंट भी नहीं सेफ हो रहा है, ओवर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। तो क्या ये बिल्डिंग सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी, सिर्फ सारी चीजें पेपर्स पे हैं, ये चीज इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है? आपको ये चीज नहीं फील होता है? देखिए, इसको इस पे बहुत नहीं कहा, मतलब मैं कह पाऊंगा, मैं खुद कर्मचारी हूँ तो मैं अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। अगर आपका घर होगा या आप जाते होंगे या अभी भी गांव में जाइए, ज्यादा से ज्यादातर गांव में, घरों में अभी भी मिनिमम दो डोर है, एक एग्जिट का पीछे से एक दरवाजा जरूर है। तो ये शहर में तो नेसेसरी होना चाहिए कि हर घर में मिनिमम एक एग्जिट तो बगल से कहीं होना चाहिए, क्योंकि दो फायदे हैं। सामने से कोई दिक्कत है तो पीछे से निकल लो। हम लोग गांव में क्या, महिलाओं को पीछे से निकलने के लिए था कि पीछे वाला डोर दो काम करता था। एक तो स्पेशल एग्जिट का मतलब कि घर की औरतें फ्रंट से नहीं निकलेंगी अगर बाहर कोई बैठा है तो शहरों में ये तो लापरवाही है कि विकास के नाम पे शोषण हो रहा है और करप्शन है। ये चीज आप मानते हैं कि नहीं मानते? और सरकार भी, आपको बता दें, सरकार हम भी हैं, सरकार आप भी हैं, इसमें गलती हम सबकी है, सिर्फ जो शासन पे ऊपर बैठे उन्हीं की नहीं है। तो सर आपको वो मूवमेंट याद है कि पेड़ लगाओ आया था, स्वच्छता अभियान आया था, ये सारे मूवमेंट अबॉलिश कब हो गए समझ नहीं आया, और कब आए कब चले गए? बीच में तो बड़ा जोर शोर से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि मोदी गवर्नमेंट आई है। मैं कोई मोदी गवर्नमेंट की मीडिया नहीं हूँ, ना उनकी आलोचना करने बैठी हूँ। मैं सिर्फ, आप एक गवर्नमेंट अधिकारी हो, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ये कहाँ चला गया? ये सिर्फ मैं पेड़ पे बात करती हूँ, हम स्वच्छता अभियान जाने देते हैं, हम सिर्फ पेड़ पे बात करते हैं। आप तो मैं कहीं नहीं देखती हूँ कि कोई पेड़ लगा रहा है। और आपको ये चीज भी पता होगी कि जो पेड़ लगे भी हुए हैं, जो सरकार ने ही लगाए हैं, वो भी काट दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। अब मुझे इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, भारत की क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या या भारत की समस्याओं में एक सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? सब लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से ना हो पाना। भारत में नीतियों का क्रियान्वयन का मतलब कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए रखा गया है वो अपना कार्य नहीं कर रहा है। या आप कह रहे हैं जो भी योजना के बारे में सरकार के द्वारा, तो सरकारी योजना लाते हैं। आपको पता है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम है उसको हैंडल करना।
तो वही नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सर लाइक आप पेड़ लगाने निकले हो, ठीक है, जो कि आप काफी अच्छी चीजें कर रहे हो, आपने टारगेट सेट कर रखे हैं, तो आपने आपके लिए अगले 10 साल के क्या टारगेट सेट कर? मुझे बस एक ही है, मैं 2 जिले में हूँ। हाँ। बलिया मेरा जन्मभूमि है, हाँ। गाजीपुर मेरा कर्मभूमि है, पूर्वांचल पूरा यूपी। मेरा एक ही लक्ष्य है कि वहां का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको कम से कम करना, यही एक लक्ष्य है। इतना पेड़ लगाना है कि वहां हमारे जो बच्चे जन्म लें तो वो इस बात को कहें कि हम एक अच्छे और स्वच्छ वातावरण में जन्म लिए। तो सर लाइक ये चीज आप स्कूल्स में भी पढ़ाते होगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, अपने आगे वाली जनरेशन के लिए भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करिए कि उनके लिए ये प्लैनेट लिविंग वर्दी हो, कि वो रह सके यहाँ पे। तो लाइक जब स्कूलों में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये बात करते देखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, ये सारी चीजें, तो बहुत सारे बच्चों को ये बात करते देखा है कि मेरे एक के करने से क्या होगा। हाँ वो तो है। और आपको ये पता है सेम स्कूल में ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और सेम स्कूल में अगर आप टैप वाटर के पास जाइए तो पानी खुला हुआ है। अब आप मुझे इसमें जस्टिफाई करके कुछ बताइए। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पे आप मैं खुद निकला जब घर से वृक्षारोपण करने अकेले, तो 1-2 लोग अपने मित्रों को फोन किया, क्योंकि नो डाउट किया एक अनएंटरटेनमेंट प्रोग्राम है ये, इसमें कोई मस्ती तो होती नहीं, हो नहीं पाती, धूप लगता है, मिट्टी लगती है, पानी लगता है, गर्मी होती है। तो जो मित्र हैं उनको बुलाते हैं तो वो भी बहुत मतलब हृदय से नहीं आते, तो बस ये है कि रिस्पेक्ट है तो आते हैं। तो आप चलिए, आप करिए, कौन आपका देख के कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो उसको छोड़िएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं कर रही हूं तो मेरे साथ सब करें, ऐसा नहीं होगा। आप करिए, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा रहेगा। ये तो मुझे पता है कि आप शुरू करेंगे। हाँ, अब जैसे मैं अपने क्षेत्र में कहूँ, जब मैं शुरू किया 2 साल पहले, तो उल्टा सीधा ये चूतियों वाला काम है, सनक गया है, पगला गया है, बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, अभी बर्बाद होगा, ये बर्बाद कर रहा है पैसा, ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता है। सुनता भी, दर्द भी होता है, क्योंकि मानव है, स्वाभाविक दर्द होगा। अभी क्या है कि कई ऐसे मित्र हैं जो फोन करते हैं, भैया बाबा लोगों के जमाने में हमारे घर में बाग था, अब नहीं है। तो हम कहते, बोले अब हम लोग जा रहे हैं बाग बनाने, अच्छा लग रहा है। अभी हमारे डॉक्टर ओमकार सिंह जी, वो गांव गए थे, आजमगढ़, बलिया से आजमगढ़ गए, और लगभग 2-3 बीघे जमीन में उन्होंने बाग लगा के वापस आए हैं। तो आप शुरू करिए, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मतलब क्रिटिसिज्म होते हैं, वो तो होगा, होना भी चाहिए। तुलसीदास ने भी कहा है कि निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए। आलोचना तो होनी चाहिए, बिल्कुल, एकदम। आरोप गलत है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि आरोप गलत है, आलोचना नहीं। आलोचना होनी चाहिए। तो मतलब कि आप कोई क्या कह रहा है वो चीज सुनिए। आप एक इंसान अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो सब करेंगे। अगर सब यही सोच रहे मेरे करने से क्या होगा, तो वो एक करके बहुत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं कि मेरे करने से क्या। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो लोगों की नजरों में लग रहा है कि गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है ना कि मैं एक पेड़ धरती माँ को दे रहा हूँ, और इस पेड़ पे हजारों जीव, गुओं का घर बनेगा, वो कई पक्षियां आके अपना घोंसला बनाएंगे, कई लोग उससे जीवित बचेंगे, वहां 10 लोग छांव के नीचे बैठेंगे, ये आपको पता है, तो आपके लिए सही है। बाकी जिसको गलत कहना है गलत। सर लाइक आप जैसी थिंकिंग के लोग बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। जो करते हैं वो सामने आ जाते हैं, आज नहीं तो कल उनकी मेहनत सामने दिख जाती है। बट आई हैव रेड दिस समवेयर कि हमने क्या बोलते हैं, वर्ल्ड की 70% स्पीशीज खत्म कर दी हैं जी, पेड़ काट कर। आई डोंट नो आई एम राइट इन परसेंटेज और नॉट, मुझे ये चीज नहीं पता है, आप बेटर होगे वो चीज मुझे बताने के लिए। बट मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि 70% स्पीशीज क्या बोलते हैं दुनिया से जा चुकी हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है, लुप्त हो चुकी हैं। और ये जो आर्टिफिशियल वाली जैसे एनिमल्स हो गए, काऊ डॉग्स, ये सब तो हम आर्टिफिशियली वे में आप समझ सकते हो कि हाँ हमें इनकी नीड है, हम उनको करते जा रहे हैं। तो सिर्फ जिस चीज की हमें नीड है वही अवेलेबल है, बाकी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं। और सिर्फ किस वजह से, पेड़ काटने की वजह से, जंगल खत्म कर दिए जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। तो लाइक अगर ये चीज चलता रहा तो आज से 50 साल बाद
आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कहाँ स्टैंड करेगा? 50 साल बाद एक मूवी आई थी कल की, मुझे लग रहा है 2047 के बाद आपके यूपी में पानी नहीं मिलेगा। अभी 800 कुछ जिले हैं पूरे भारत में, 806 810 ऐसे कुछ जिले हैं लगभग अप्रॉक्स। 806 जिलों में 200 जिलों में पानी नहीं है। 200 जिलों के पानी एकदम सूख चुके हैं। अब आप बताओ, वो 200 जिलों के लोग स्वाभाविक है कि दूसरे जिलों, उन जिलों में जाएंगे जहां पे पानी होगा, तो फिर उसका दोहन वहां भी कंटिन्यू रहेगा। 2047 तक भारत, स्पेशली यूपी में, चूंकि हम उत्तर भारत वाले एरिया में हैं, यहाँ पानी ऑलरेडी है, और साउथ और मध्य में आप जाएंगे तो पानी लगभग खत्म की कंडीशन में। मुंबई में ही पानी एकदम, चूंकि उत्तर भारत का बेल्ट पूरा पानियों, ये नदियों का बेल्ट रहा है, इसलिए यहाँ, लेकिन यहाँ भी गंगा, मुझे ऐसा लग रहा है गंगा नदी 2047 तक सूखने की कंडीशन में। फिर विकास वो कोई मतलब नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कोई मतलब नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी कोई मतलब नहीं होगा। ना हवा मिलेगा स्वच्छ और ना पानी मिलेगा स्वच्छ। तो सर लाइक बड़ी कंट्रीज में भी तो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वहां पे भी आई गेस पानी भी इश्यूज हैं, बट वो कई कई वेज निकाल रहे हैं सी वाटर को करके, रिफाइन करके पीने का। तो आई विल नॉट से कि ये सही तरीका है, क्योंकि आपने मेन रिसोर्सेज खराब करके अब आप आर्टिफिशियल उस पे जा रहे हो कि पानी बना बना के पी रहे हो आप सीज से निकाल के। कल को वो भी खत्म हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जब इतनी बड़ी बड़ी नदियां सूख गई हैं। तो लाइक आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी लोग कुछ आर्टिफिशियल वेज निकाल लेंगे इस चीज से बचने के लिए? निकलेगा तो बीमारियां भी तो आएंगी ना। हम प्रकृति के साथ संतुलन बना के नहीं चल रहे हैं। भारत एक मरीजों वाला देश हो गया है। हाँ। इंसान जवानी भर कमा रहा है, और जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, उम्र 60 साल 65 साल 70 साल के बाद, सारा अमाउंट उसका फिर वापस हॉस्पिटल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक चीजों से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम पानी तो, आप अपने स्कूल टाइम में पढ़ते होंगे तो लिखा होगा, स्कूल में पढ़ा जाता है कि पीने योग्य पानी 3% है। हाँ। तो जब 3% पानी प्रकृति ने हमारे लिए दिया है, और हम समुद्र के पानी को फिल्टर करके पिए, जिस पानी को प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है, अगर बनाया होता तो पहले दिन से हम उसको उठा के पीते। तालाब के पानी को बनाया है, नदियों के पानी को बनाया है, नालों के पानी को बनाया है, नहरों के पानी को बनाया है, लेकिन समुद्र के पानी को प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया। तो हम अगर उसको पिएंगे तो स्वाभाविक है बचेंगे। तो उम्र छोटी होगी, हाइट छोटी होगी, ब्रेन छोटा होगा, कई चीजें होंगी। इंडिया में लड़के अब 5.5 फीट तक भी नहीं पहुंच पा रहे, ये चीज आपको पता है? हाइट, वो कहते ना घोर कलयुग आते आते आदमी के कद छोटे होने लगते हैं, ये चीज आपने भी सुनी होगी। टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट होगा तो हाइट और ब्रेन। अभी मैं परसों नरसों एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि अमेरिका में वापस ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, और छोटे बच्चों को, और उनसे लिखवाना ब्लैक बोर्ड पर शुरू कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग अपने टाइम में जब टेलीफोन हुआ करता था, लगभग 25-30 लोगों का नंबर, जो फैमिली मेंबर होते थे, लगभग सबके मोबाइल नंबर, मतलब घर का टेलीफोन नंबर याद रहता था। अभी आज के टाइम मुझे मेरे पापा का नंबर याद नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजों को हमने एक फोन में, कंप्यूटर में डाल दिया है। कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग हम जब यूट्यूब मोबाइल पे या लैपटॉप पे टाइप करते हैं तो वो पहले आ जाती है, ऑटो करेक्ट आ जाती है, ये चीज तो हम उसको इंटर कर देते हैं। कभी पेन और कॉपी उठा के जब वो स्पेलिंग लिखनी होती है तो एक बार कंफ्यूज रहता है, यार कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। ये चीज काफी लोगों में देखी जाती है। आने वाले समय में ये भी छोटा होगा, ये माथे भी छोटे छोटे होंगे, अब हाइट भी छोटी होगी, क्योंकि जैसे विकास साइंस करेगा, मानव उतना विनाश करेगा। क्योंकि ये चीज जो आपने अभी एड्रेस करी है, आई गेस कि हमारी ये जनरेशन आधे ज्यादा, कभी कभी मेरे से भी ये प्रॉब्लम होती है। मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मेरी ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी ये सब काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, सबके साथ पर मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि इफ आई एम राइटिंग समथिंग, तो मैं एक बार उसको जाके गूगल, अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आई विल चेक इन माय फोन कि मैं सही लिख रही हूँ या नहीं। कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमारे अंदर आ गया, और ये चीज मैंने शायद रियलाइज नहीं करी जब हमें 10-12 के बाद फोन मिला, तो टाइपिंग करते करते तभी से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो।
आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ई होता है, डबल ई होता है, ए होता है, ये सारी चीजें लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। हम बुक से दूर हो गए ना, हम बुक से दूर हो गए, हमें बुक वापस आना पड़ेगा। हमें सबसे ज्यादा समय मस्ती के बाद, जैसे मैं तो यूथ से कहता हूँ, मस्ती करिए, मस्ती तो जीवन का अध्याय है, मस्ती करिए, मस्ती का टाइम डिसाइड हो, एक समय दिन निर्धारित करिए, उसके बाद जो भी आपका स्कूल वर्क है स्कूल वर्क करिए, उसके बाद 1 घंटा आप कोई ना कोई बढ़िया राइटर जो आपकी नजरों में फेमस पर्सन हो उसकी बुक उठाइए और पढ़िए जरूर। सर वैसे आप क्या सजेस्ट करोगे, अगर ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं उनको, यंग जनरेशन को किस बुक से स्टार्ट करना चाहिए रीडिंग? देखिए, बुक्स कोई भी हो, आपको इंटरेस्ट किसमें है? बहुत से लोगों का नेचर है कि हमें इकोनॉमिक्स, जिसको जिस सब्जेक्ट में या जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो वहां से बुक उठाए। जैसे मुझे फिल्मी दुनिया पसंद है तो मैं ऐसी बुक उठाऊं जो फिल्मी दुनिया से रिलेटेड हो, क्योंकि इंटरेस्टेड होना चाहिए किसी भी चीज को, तभी वो मजा आएगा ना जब आप उससे प्रेम करेंगे, उसमें इंटरेस्ट डालेंगे। जैसे मैं पेड़ों से प्रेम करता हूं, और मम्मी लोग कहती थी, पापा भी कहते थे, मम्मी तो मेरी कोरोना में चली गई, पापा एक बात कहते हैं, कहते भी थे कहते भी हैं कि जिस काम को करना चाहते हो उस काम से पहले प्रेम शुरू करो, वो काम आसान हो जाएगा। अगर आप प्रेम नहीं करेंगे उससे तो वो चीज आपको ना बोर करेगी। तो बच्चों से भी कहेंगे कि आपको बुक्स पढ़िए, रेगुलर 10 मिनट से शुरू करिए और 1 घंटे कोई बुक, अपना सिलेबस छोड़ के, अब आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे मेरी बेटी है 6वीं क्लास में है, उसको लिटरेचर बड़ा पसंद है, वो हल्दी घाटी पढ़ती है, वो रश्मि रथी पढ़ती है, वो श्याम नारायण वो गोदान, तो उसको अच्छा लगता है। तो जब भी समय मौका मिलता है 1-1.5 घंटा 1 घंटा अलग से अपना बैठती है, उसको मस्ती पढ़ती है, मन में गुनगुनाती है। और एक मतलब वो पिछले 5 साल पहले, आज के कोरोना के टाइम से, जब वो 7 साल की थी, 7 साल की, उस समय उसको रश्मि रथी पूरा याद है, 7 साल में। तो उसको इंटरेस्ट रहा, बच्चों में डालना पड़ेगा ये चीज, एनवायरमेंट, घर के। आपको अगर मॉल में आप जा रही हैं तो आप जरूर सारे शोरूम में जाइए, बुक्स वाले एरिया में भी एक बार जरूर जाइए, समझ में आए ना आए एक बुक उठाइए, उस संकल्प के साथ उसको खरीदिए कि मुझे इसको पढ़ना है, और तब तक दूसरी बुक मत खरीदिए जब तक उसको आप, लेकिन संकल्प लीजिए कि 15 दिन में इनको निपटा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे मेरी तरह जो बुक खरीद लेते हैं, पढ़ते भी हैं, पर उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज, मैं अपने जैसे इंसान की बात बताऊंगी, मैं स्ट्रगल करने लगती हूँ उसको पढ़ने में। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स। मुझे काफी फैंटेसाइज करते हैं वो लोग जो बुक्स रीड करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इतना ज्ञान आ जाता है वो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आप एक चीज पढ़ते हो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो, तो बुक रीड करने वालों के पास इतना ज्ञान होता है जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ रीडिंग से ही आ सकता है। तो आई स्ट्रगल अ लॉट। आई हैव वन बुक बिकॉज आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो आई हैव अ बुक Rich Dad Poor Dad. Someone told me कि if you want to start reading and your background is from commerce background, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। वो बुक, आज मुझे ग्रेजुएट होने वाली हूँ मैं, तो वो बुक इतना टाइम हो गया, मैंने, मुझे लगता है 1 चैप्टर भी पढ़ा उसका पूरा तो बहुत बड़ी बात है। एंड मैं उस बुक को डेली देखती हूँ, एंड आई वांट टू रीड दिस बुक, पर मेरे से नहीं हो पाता है। तो ये चीज कैसे डेवलप करें? संकल्प लेना पड़ेगा खुद से, खुद को मजबूत करना पड़ेगा। सुबह उठिए, जब भी उठती हो आप, वैसे तो मॉर्निंग में उठना चाहिए लेकिन हो नहीं पाता है यूथ, जब भी उठिए ना, एक बार आप 10 सेकंड के लिए, मिनिमम 10 सेकंड के लिए स्वयं खुद को बैठाइए, मेडिटेट करिए, और उस समय अपने आप से कहिए कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। जैसे मैं सुबह डेली जब भी उठता हूँ 10 मिनट बैठता हूँ, तो मेरी पहली लाइन होती है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं सदा निरोगी रहूंगा, परमात्मा की समस्त अच्छी शक्तियां मेरे पास हैं और वह मुझे ऊर्जावान और फुर्तीला बना रही हैं। मैं एक 22 साल का युवक हूँ, मैं बोलता हूँ खुद को, मैं हूँ 46 ईयर ओल्ड, लेकिन बोलता हूँ कि मैं एक 22 साल का युवक हूँ। जितनी ऊर्जा और बल एक 22 साल के युवक के अंदर होती है उतनी मेरे अंदर है। मुझे आज इस काम को करना है। संकल्प, आप 10-12 दिन 15 दिन अपने आप को कहिए कि मैं एक मजबूत हूं, मैं मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैं जो चाहूंगी कर लूंगी, होने लगेगा। सारा गेम यहां से है, पूरी मशीन हमारे शरीर में। अब इसको हम कैसे मोटिवेट करते हैं,
विश्वास करिए, जो यहाँ पे जिसने पकड़ बना ली ना, कुछ भी कर लेगा। यही सब है। सबसे पहले खुद को आप डेली बोलिए ना कि मुझे करना है, मुझे करना है, और खुद को थोड़ा सा, कहा जाता है कि मानो मतलब उसका इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अगर मानो है तो फिर जानवर और मानो में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। स्कूल्स में लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं। हाँ। आपको पता है लाइब्रेरी पीरियड होता है स्पेसिफिक, वो 45-60 मिनट्स का जो भी टाइम होता है उस आवर्स में, और उस लाइब्रेरी में बैठ के कोई पढ़ नहीं रहा होता है। बच्चे हैं ना, ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं, देखिए वो एक एज होती है। हाँ। और मुझे लगता है कि जीवन में वो समय, वो क्षण दोबारा आने वाला नहीं है। हाँ। तो उसको जितना आप लाइट में लीजिए और जितना एंजॉय करिए। जब आप 12th क्वालिफाई करिए, कहा जाता है कि कॉलेज की लाइफ से जीवन की शुरुआत होती है। तो कॉलेज की लाइफ भी मुझे लगता है कि कॉलेज जाना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, कॉलेज जाना जीवन के साथ, वो जीवन का सही बोल रहे हो, टाइम है वो सही बोल रहे हो आप। 12th के बाद ना 13, जिसको हम बोले अपनी भाषा में, ये 18, 19, 20, 21, यही कॉलेज टाइम होता है। हाँ। ये 3-4 साल ये आपके जीवन का वो क्रीम टाइम है जहां आप जीवन को जिस रूप में मोड़ना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति 500 दिन 4 घंटे संकल्प के साथ बैठ जाए पढ़ने, तो सल कंफर्म है कहीं ना कहीं अच्छी जगह नौकरी, ये मैं श्योर हूँ। लाइक आप ये चीज मानते हो कि लाइक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कॉलेज एंड ऑल लेके दे आर ब्लफिंग? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सकता। नीट एग्जाम से सर आप क्या बताओगे? री एग्जाम में भी इतनी सिक्योरिटी होने के बाद 9 लोग पकड़े गए जो सेंटर के अंदर तक पहुंच गए थे। मैं आपसे फिर क्या बोला कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? करप्शन, नीतियों का क्रियान्वयन। जो जहां जिस पद पर है, मैं खुद एज ए प्रिंसिपल, हम लोग कुछ कोई वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, मन से नहीं करता। तो लाइक सर, मैं पहली बार किसी प्रिंसिपल से बात कर रही हूँ इतना क्लोजली, तो मुझे ये चीज जानने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, सेलिब्रिटी टाइप के। यू कांट सी देम, यू कांट टॉक टू देम। वो तब जब आपसे बात करने आएंगे, सामने से आएंगे, आप जाके उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। वो इनफैक्ट वो कॉरिडोर में आते हैं तो स्टूडेंट्स को बोल जाता है कि कीप योर माउथ शट, सर या मैम जा रहे हैं। आप सामने से क्रॉस नहीं कर सकते उनको ऐसे सेलिब्रिटी की तरह रखा जाता है। और मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, तो आई विश मुझे कभी अपनी स्कूल की प्रिंसिपल से बात करने का मौका मिले, क्योंकि आपका पीओवी काफी डिफरेंट है। क्योंकि मुझे लगा कि प्रिंसिपल हो आप तो आपका होगा कि नहीं, स्ट्रिक्टनेस, बचपन से अनुशासन और ये सारी चीजें, और आप अभी बोल रहे हो कि जी लो अपनी जिंदगी 12th तक, क्योंकि 12th के बाद यू हैव टू स्ट्रगल हर चीज में। तो लाइक काफी मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ आपको देख के, ये चीज कि यू बीइंग अ प्रिंसिपल आप ऐसी बातें बोल रहे हो कि टेक लाइफ इजी, थोड़ा सा लाइट लो। एकदम आप 3 इडियट को देखिए, मूवी ना, मूवी से कुछ चीजें उस मूवी से मैंने सीखा। 3 इडियट में एक चीज बताई है कि बहुत बर्डन नहीं डालना बच्चों पे। दूसरा, जो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है, आप कह रही है ना प्रिंसिपल प्राइवेट में ऐसे होते हैं, हम लोग नहीं नोटिस किए। हम तो अपने जब स्कूल में इंटर करते हैं तो पहले उस बच्चे को जरूर पूछेंगे, जो मुझे लगे बच्चे को पैर में चोट लगी है, इधर आओ, क्या हो गया? तो सर पैर कट गया, क्यों, कैसे, मेडिसिन लिया? बच्चों से एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं। और जो डिसिप्लिन है वो है, ऐसा नहीं कि बच्चे बदतमीजी करेंगे, लेकिन वो बना के रखना। अब प्रिंसिपल का मतलब अगर बच्चे के दर्द को ना फील करे, बच्चे से ना मिले, बच्चे से ना पूछे, तो आई थिंक वो प्रिंसिपल नहीं। वो प्राइवेट तो सिर्फ लूटने वाले लोग हैं, वो अड्डा है। हॉस्पिटल प्राइवेट और प्राइवेट स्कूल, ये तो सिर्फ गार्जियन जैसे आप टाइप के लोग, हम तो नहीं सुनते। हमारे यहाँ बच्चे, छोटे बच्चों के, सर पेरेंट्स मीटिंग आई है, ये नंबर, वो नंबर, ये कॉपी। हम कहा कि माई बाप, हमने सिगमंड फ्रायड को पढ़ा है, चाइल्ड साइकोलॉजी बीएड में। उसने लिखा है कि 6वीं क्लास तक के बच्चे को सिर्फ इतना ही आना चाहिए कि दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, दिस इज बॉटल, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लैक। इससे अधिक ना आए तो बढ़िया है, ना आए तो बढ़िया है, इतना ही आना चाहिए। और अगर इतना आता है तो 6वीं क्लास के बच्चे को खूब अच्छे से, यहाँ तो प्राइमरी के बच्चे को प्रेशर दिया जा रहा है बहुत ज्यादा। आई यूज्ड टू टीच। गार्जियन भी मूर्ख है। हाँ। देखा होगा, अपने तो पढ़ा नहीं, जब तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मौका दिया तो पढ़ा नहीं। हाँ। अपने बच्चे को पूरा चाँप रहे हैं कि पढ़ो, टॉप करो, 3 बजे। अरे छोड़ दो यार,
25% आपका कर्म और 75% आपका भाग्य, ये मैं बता रहा हूं। एक से एक अच्छे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए और हम जैसे कमजोर बच्चे नौकरी पा गए। तो इस ब्रह्मांड में, भारत में प्रभु हैं, उन पे भरोसा करिए, कर्म पे भरोसा करिए, चलते रहिए और बच्ची का इंटरेस्ट पकड़िए, कहाँ जाना चाहता है। 6वीं क्लास मेरी बेटी अब गई है तो मैं पहली बार उसको पढ़ाना शुरू किया हूँ, बेटा क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना। जब तक 6वीं में नहीं थी, टेस्ट में 70 नंबर लाओ, 40 नंबर लाओ, 90 नंबर लाओ, कोई मैटर नहीं, बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहिए। आपको पता है घरों में बच्चों को इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता तो है। वही बच्चे तो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं और आगे सुसाइड कर रहे हैं। आप देखिए कोटा में जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसको इतना डरा के रखा गया है कि जब उसका रिटन एग्जाम एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई हो रहा है, छत से कूद जा रहा है। क्या बच्चे को संस्कार दे रहे हो। इनफैक्ट क्या बोलते हैं लोग, वो विकलांग कोटा में भी आने को तैयार हैं, एक्सीडेंट एंड ऑल करवा लेते हैं। मतलब ये क्या मतलब है। ये सिर्फ आपने जो अपने बच्चे को प्राइमरी से, बचपन से इतना प्रेशर बना दिया कि उसको लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे ऊपर तो हमारे साथ मम्मी पापा गलत करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, ये वो। अरे छोड़िए। यू सेड आपने चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ाई, हमारा बीएड में रहा है तो टॉपिक। हाँ, तो लाइक आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ दैट, क्योंकि लाइक इतना तो मुझे भी नहीं पता था आपके बारे में, बट इतनी सारी चीजें जब मुझे पता चली, यू नो चाइल्ड साइकोलॉजी ऑल्सो, ये इन्वायरमेंट का एंड योर प्रिंसिपल ऑल्सो, तो लाइक कॉन्वर्सेशन इज गेटिंग बिट इंटरेस्टिंग आई गेस। जिससे पीजी भी है, हाँ, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, हर शहर में पढ़ने के लिए जो हॉस्टल्स है, आने वाले समय में उसी टाइप का पेड वृद्धाश्रम बनेगा। मम्मी पापा 25,000 रुपया भेज दे रहे हैं डायरेक्ट उसके अकाउंट में, आप लोग वहीं जाके रहिए। सर आपने बहुत बड़ी बात बोली। ये होने वाला है क्योंकि हम पुत्र कहाँ पैदा कर रहे हैं। हमारे दिमाग में तो ये कि इनको डॉक्टर बनाना, इनको इंजीनियर बनाना, इनको आईएएस बनाना, एक रोबोट बना रहे हैं। तो रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होता है एक लाइन में, रोबोट के अंदर पैसा होता है, वो पैसा भेज देगा। एक पिता, मैं ऑलरेडी 2 बेटों और 2 बेटियों का पिता हूं। कैसे उनको पढ़ाया जाता है, कैसे उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, एक पिता से बढ़िया कौन जानेगा। मैं ये बोलूं कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे बच्चे कहते हैं मुझे कुछ चीजें, ऐसी चीजें मांगते हैं जो मेरे बजट में नहीं है, तो उसको कैसे भी मैनेज करके उनको दिया जाता है। इसी दिन के लिए उनके साथ ये सब किया जा रहा है कि एक बार मिलें तो मुस्कुराएं, तो सारा दुख। सर आपको पता है, आपकी बात से मुझे एक मूवी याद आ रही है, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की, पीकू, जिसमें कि दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन के साथ रहती हैं एंड उनमें ना जैसे एक बाप बेटी में लड़ाइयां होती हैं, वैसी लड़ाइयां होती हैं। और अमिताभ बच्चन उसमें बोलते हैं कि जब तुम बच्ची थी तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इतना बड़ा करके इतना काबिल बनाया। अब मैं बुढ़ा हूं तो मैं तुम्हारा बच्चा हूं और मैं तुम्हें ये राइट बिल्कुल नहीं देता हूं कि तुम जाके शादी कर लो और मुझे छोड़ के, जब तक मैं हूं तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और उस चीज के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है और इतना लड़ते हैं दोनों। और जब लास्ट में उसके फादर की डेथ हो जाती है अमिताभ बच्चन की मूवी में, तो द होल सिनेरियो चेंजेस, लाइक कि उसको वो हर एक चीजें याद आती हैं जो उनके पापा ने बोली थी उनसे। तो लाइक उस टाइप की फिल्म्स ये चीज याद दिलाती है कि लाइक वो वेल स्टैब्लिश थी, उसमें पैसे कमा रही थी, सारी चीजें कर रही थी, बट ये था उसके फादर का कि तुम बच्ची थी तो मैंने तुम्हें संभाला, अब मैं बुढ़ा हूं, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तुम मुझे संभालो। ये हमारे गांव में था कल्चर। हमारे गांव में कल्चर था, घर का आखिरी सदस्य जिसको हम लोग बोलते थे कि बुजुर्ग हैं जो जाने वाले हैं, तब तक वो मालिक घर के हुआ करते थे जब तक वो जिंदा थे। हम लोग देखते थे बाबा लोगों के टाइम में, पापा लोगों के टाइम में भी हुआ। अभी वो कम हो रहा है हर घर में। हर घर में अब तो कोई और मालिक हो रहा है, जो कमाएगा वही मालिक होगा जनरली, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो या 72 साल का बुजुर्ग हो। जिसके पास पैसा है, जो आ रहा है या जो कमा रहा है जिस रूप में, वही मालिक है। सर मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यू आर अर्निंग द मनी, दैट्स रियली गुड थिंग कि आप कमा ले रहे हो, बट वो राइट्स आपको एज के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। When you have that sense of maturity, वो आपको एज के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप 21 में स्टैब्लिश हो चुके हो, बहुत अच्छी बात है, अपनी फैमिली की आप टेक केयर करो, सब कुछ करो, बट वो राइट्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास होने चाहिए। जब वो चीजें आप पढ़ाएंगे तब तो सिलेबस में, यहाँ तो सिलेबस में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और ये सब चीजें, मोरल तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है।
मॉरल बताओ तो। एजुकेशन की एक बुक होती है। बताओ तो बच्चों को कि बेटा कुछ भी हो, फादर फादर है, हाँ। लाख गलत हो, मम्मी मम्मी है, लाख गलत हो। अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से इरिटेट हो रहे हैं, हमको बहुत मम्मी तुम्हारी ये बात बुरी लग रही है, तुम्हारी ये बात, अरे माँ बाप की बात बुरी लगेगी, तुम्हारी भलाई के लिए वो लोग बोलते हैं। पर कहीं कहीं बहुत हार्श अब्यूज भी होता है बच्चों में। एज अगर आपने साइकोलॉजी आप बता रहे हो तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि इफ योर किड इज कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम यू, आपसे वो दूर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको उस तरीके का अब्यूज दिया है। हाँ, इस वजह से वो जा रहा है। तो कुछ है। ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी इस ट्रॉमा से फेस कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी वाले, जो वो अभी भी इस चीज से डील कर रहे हैं, इतना बड़ी एज पे आने के बाद भी वो टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं। जैसे लड़कियों में देखिए, इफ यू हैव अ टॉक्सिक बैकग्राउंड इन फैमिली with your, if you have no good connections with your father, तो वो टॉक्सिसिटी अपने पार्टनर में सीख करती है कि मुझे उनसे वो चीज मिले, थोड़ा सा वो पार्टनर मेरा वो चीज समझे, वो केयर मुझे दे जो मुझे वहां से नहीं मिली। वो टॉक्सिसिटी आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंटिंग को भी टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए। आप ये चीज मानते हैं? हाँ, इसको होना चाहिए समय के साथ, खुद में भी, समय के साथ इंसान को, हर आदमी को समटाइम्स वन वर्ड कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, नालायक है, या कुछ भी आप बोलते जा रहे हो। अगर इसको बोलते हैं ना, हम लोग भी सुने हैं, हम लोग भी सुनते हैं, तो माँ बाप के बोलने का सेंस ये नहीं होता। बट वो हर्ट उनको अलग वे में कर जाता है। इसलिए नहीं तो माँ बाप वो तो जानबूझ के बोल, क्योंकि अगर ये भी तो नहीं परमानेंट आप किसी की सराहना करें तो भी ठीक नहीं है। अभी तुलसीदास ने क्या बोला, तो निंदक नहीं रखे आंगन को टेचवा, तो निंदा भी होनी चाहिए आपकी। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी, जैसे आप के साथ मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ और मैंने आपको देखा कि आपके अंदर टैलेंट कुछ और है, जैसा सामने वाला पकड़ लेता है और आप गलत दिशा की तरफ में अपना समय इन्वेस्ट कर रही हैं या वेस्ट कर रही हैं, तो मैं एक बार आपसे आलोचना करूंगा कि ये ठीक नहीं, ये ठीक होगा, ये ठीक नहीं, ये ठीक होगा, यहाँ चलिए। हो सकता है कि ये आपके पास कम नहीं है, आप भले कह रही हैं आपके, तो हो सकता है आप रिएक्शन में रिएक्ट करके अच्छा करें। ये चीज है। तो सर हम काफी ज्यादा शिफ्ट हो गए टॉपिक से क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, तो हम कहाँ प्लांट, इन्वायरमेंट, स्टडी, एजुकेशन और अब चाइल्ड साइकोलॉजी पे आके धमक पड़े हैं। तो सर हम वापस उस टॉपिक पे जाते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, प्लांट्स। ठीक है, तो सर लाइक आप देख रहे हो कि कई जगह बाढ़ आ रही है, मुंबई में वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपने न्यूज देखी होगी, मुंबई में सिर्फ 40 दिन का पानी बचा है। अब मुझे करंट का नहीं पता, वहां सिर्फ 40 दिन का पानी बचा था, जो इंडिया की क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी सिटी मानी जाती है, कि सबसे ज्यादा अमीर सिटी है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के वादे होते हैं। एक फ्लैट लेना वहां मुश्किल है। आप बताइए, एक फ्लैट लेना मुश्किल है। 50,000 का वहां पे इतना फ्लैट मिल रहा है जितना हमारे गांव घरों में क्या बोलते हैं जहाँ गैया भैंसियां बांधी जाती थी, वो भी कहीं बड़ा ही हो, उससे भी छोटा मिल रहा है। तो वहां वाटर क्राइसिस आ रही है। तो आप क्या देख रहे हो, एनवायरमेंट किस तरफ जा रहा है? आप देख पा रहे हो? भारत अब 3-4 शहरों में सिमट रहा है। जिसके पास जो भी उठ रहा है, मुंबई चलो, ओवर क्राउड शहर हो गया है और मिसयूज भी है पानियों का, संसाधनों का। तो समस्या तो एक निश्चित एरिया में निश्चित लोगों को होना चाहिए। लिमिटेड एरिया है तो लिमिटेड पर्सन, लेकिन ओवर क्राउड है तो डिमांड तो रहेगी। और सर जो ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसका तो पिघलेंगे ना, ये तो पिघलेंगे, इसलिए कि ग्रीन हाउस गैस जो एक पूरा लेयर बन रहा है ग्रीन हाउस गैस का, जिसमें कार्बन की मात्रा काफी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जो हम यूज कर रहे हैं संसाधन, जो भी आप जो भी यूज कर रहे हैं, इनसे गैसेस निकलती हैं। जो कार्बन का उत्सर्जन है, कार्बन क्या करती है, कार्बन एक लेयर बना के रखती है, 8 किलोमीटर के ऊपर एक लेयर बना देगी, सूर्य के प्रकाश को आने देती है, उस साथ सूर्य की उष्मा को भी आने देती है। प्रकाश का समय खत्म, शाम, प्रकाश वापस चला गया, लेकिन सूर्य द्वारा जो फैलाए उष्मा थे उनको जाने नहीं देती है कार्बन, उनको रोक देती है। और जब रोकेगी तो गर्मी बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर। तो लाइक अगर सर आने वाले कुछ सालों में
मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स तो पिघल ही रहे हैं। पिघल। तो मुझे लगता है जब कोविड आया था तो ये बोला गया था कि ये चीज कम हो रही है। कम हुई है, काफी कम हुई है। हाँ, हुई है। और उस टाइम तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था नेचर वाइज भी, और लग रहा था कि थिंग्स विल गो बेटर। ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रही थी, ये सारी चीजें भी कम हुई थी। जो कह रहे थे कि वहाँ होल है, वो चीज भी कवर हुई, काफी अच्छा हुआ था उस तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कुछ साल में ऐसे लॉकडाउन्स लगने चाहिए? नहीं, लॉकडाउन विकल्प नहीं है। हमें आपको, सरकार भी नहीं, हम आपको स्वयं अपने आप को रिजर्व रख लेना चाहिए। जैसे हम, आपके पास गाड़ी होगी, मेरे पास भी गाड़ी है, आपके यहाँ भी एसी होगा, मेरे यहाँ भी एसी है। हम ऐसा डिसाइड करें कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हम गाड़ी ना छुएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल। हम 2 दिन ऐसी जगह पे रहें जहां नेचुरल हवा, तो इससे भी रुका जा सकता है। ऐसी 2-3 दिन, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन या महीने में 2 दिन ऐसी चीज यूज करें जो टोटल प्राकृतिक हो। सर पॉलिसीज तो आती है, ये चीज जो आप बता रहे हो, दिल्ली में आया था कि इस दिन ऑड नंबर्स की गाड़ी चलेंगी, इस दिन इवन नंबर्स की, पर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है इंडिया में। ओवर क्राउडेड है शहर दिल्ली ना, दिल्ली इज वेरी ओवर क्राउडेड और बहुत एक्सपेंसिव भी है सर। मजबूरी है कि सरकारें भी क्या करें। सरकार को सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक मत रखिए। अगर आपको दिमाग में यह है कि मुख्यमंत्री सरकार और प्रधानमंत्री नहीं, सरकार के अंश हैं हम लोग भी, आप भी हैं। भारत जब संविधान पढ़ेंगी, भारत के संविधान में उद्देशिका, प्रियम्बल है, उद्देशिका में लिखा है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो हम सब हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम सरकार हैं, आप सरकार हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे वो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। 5 साल के लिए आ रही है, ताली बजा के चली जाएगी। ये बात तो सच है। कभी कभी मैं ये चीज सोचती हूँ कि लाइक पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। अब मेरा काम है, मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना मेरा काम है, जो कि मीडिया है। मीडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, आती है उसमें। 3rd या 4th प्लेस पे आती है। हाँ, उसको चौथा स्तंभ माना जाता है। चौथा स्तंभ माना जाता है उसको, और हम भी उसी चीज का पार्ट है। बट मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 2 तरीके की मीडिया चल रही है, ये चीज आप मानोगे। एक उस तरीके की मीडिया जो सब अच्छा बता रही है, और एक उस तरीके की मीडिया जो प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रही है वो ज्यादा बेटर है रादर देन उस तरीके की मीडिया जो कह रही सब अच्छा है। क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आपने जो बोला, आलोचना करने से चीजें और बेटर हो सकती हैं। जो चीज आपने बताया कि मैं आपको जज करूं, मैं बोलूं, तो क्या पता मुझे आप में कई चीजें दिख रही है कि आप गलत जगह आके बैठे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी और है। तो आलोचना से चीजें बेटर बनती हैं। पर यही जब आलोचना टीवियों पे की जाती है, न्यूज चैनल्स पे की जाती है, तो उसको एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके वो डिबेट अलग ही बन जाती है, और जो मेन कॉज था वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। डिबेट हो जाती कि नहीं ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिस्ट है, ये वाले पार्ट में चली जाती है ये डिबेट। देखिए, माहौल बदला है। हाँ। माहौल बदला है और सही सुनने की आदत अब कम लोगों की रह गई। बाबा लोगों के जमाने में बाबा लोग कहते थे हम लोगों के कि अच्छाई और बुराई दोनों सुनने की आदत डालो, इसीलिए भगवान ने 2 कान दिया है। नहीं, हमारे अब तो हो गया, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इसीलिए तो समस्याएं आ रही है ना। बाबा लोग के टाइम था कि एक कान इसीलिए दिया कि अच्छा सुनो, और दूसरा ये भी है कि बुरा सुनो, मतलब बुरा अगर है तो बुरा। अभी नहीं वो है गया। रही बात मीडिया की, तो उस पर बहुत नहीं कुछ कह पाऊंगा। सबका रोजी रोटी है, सबका परिवार है, तो जो जिसको जहां से पेट भर रहा है वो उस पे। तो सर मैं एक चीज इमेजिन करती हूँ, हमने ये मूवीज बड़ी देखी हैं जिसमें दुनिया खत्म हो रही है, हम आखिरी इंसान बचे हैं। आपने कभी ये चीज इमेजिन करी है? हाँ, दुनिया खत्म होने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ 47 तक पानी नहीं मिलेगा। ये बॉटल की पानी ना, याद है आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, जाइएगा। राजीव गांधी जी सदन में कहने वाले, 1991 की बात है, 1991 90 या 91 की बात है। राजीव गांधी उस समय कहने वाले थे सदन में कि हम बहुत जल्दी पानी, बॉटल में पानी भारत में बेचेंगे, मतलब हमारे यहाँ से पानी भारत में बिकेगा। तो लालू यादव, शरद पवार जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये लोग सदन में हंसे थे उनके ऊपर।
और भी बड़े नेता थे, लोग सदन में हंसे थे इस बात के, हंसे थे कि भारत में बॉटल वाला पानी, जहाँ 10 कदम पे कुआं है, हैंड पाइप है, तालाब है, नदी है, वहां कुएं वाला पानी है कौन, मतलब आज देखिए बातें सच हो गई हैं। आने वाले समय में मैं गारंटी दे रहा हूं, जितना बड़ा बॉटल मिलेगा उसके बगल में एक जो कोक की बॉटल है वहां एक सिलेंडर ऑक्सीजन का रहेगा। सब लोग लेके चलेंगे। जब आपको लगेगा कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुरंत मास्क लगाइए। करंट में दिल्ली चले जाइए, दिल्ली हर घर में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है, हर घर में हमारे कम से कम 10 रिलेटिव हैं और 10 के यहाँ से ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा गया है। जैसे उनको फील होता है कि यार कुछ मन घबरा टाइप का, तुरंत उनका वो डॉक्टर ने बता रखा है कि इस टेम्परेचर पर रखना, ऐसे रखना, मास्क लगाओ 20 मिनट के लिए, लोग फिट होते हैं। एयर प्यूरिफायर भी तो है, वो तो छोड़िए, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो मम्मी एक बोतल देती है बैग में, बेटा रख लो, पाइप देती है एक, रख लीजिए पानी, वैसे बगल में एक और बोतल रखा जाएगा ऑक्सीजन का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 47 तक। 1947 को देश आजाद हुआ और 2047 को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके लोग 100 साल का गोल्डन स्वर्ण जयंती मनाएंगे। ये सब फिक्स है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो यहाँ तो सिर्फ नाश हो रहा है प्रकृति का। अमीर तो और उसको नष्ट कर रहे हैं जो कि वो योग्य हैं। महिलाएं थोड़ी सी अगर चाहे ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में मेरी वाइफ मुझे मोटिवेट करती है वृक्षारोपण पे। मैं अगर उसको शॉपिंग कराने के लिए अगर ले जाऊं और शॉपिंग कराने में बोलूंगा तुमको चलो 50,000 की शॉपिंग कराते हैं, तो वो बोलेगी कि मुझसे 50,000 की शॉपिंग कराना है, हम चलिए, हम कहे चलो। तब तक मेरे दिमाग में आता है, तो मैं बोलता हूँ, या जानती हो 20,000 रुपए का 10 पेड़, बड़ा अच्छा पेड़ है, हमें लगा देता, तो तुरंत बोलते ठीक है, तब 20,000 माइनस कर दीजिए, अब जाइए पेड़ लगाइए 20 का, 30 में शॉपिंग करते हैं। मुझे एक चीज उसको देख के लगता है कि हर घर की अगर औरत मूड बना लेना, महिला, और सिर्फ अपने पति या अपने पुत्र या अपने पिता के इनकम का 2 से 3% एक बगल के बॉक्स में रखे, तो उससे काफी कुछ अच्छा हो सकता है। काफी, क्योंकि मेल तो थोड़ा व्यस्त रहता है, फीमेल थोड़ी खाली है तो चलो करा, नहीं कर सकते तो करवा लो। होता है बहुत सारे, अब जो फीमेल्स हैं उनका अलग से किचन गार्डन बन रखा है टेरेस पे। हाँ, ये चीज है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी स्थिति खराब है। बड़ी गाड़ी लेके नहीं चल पाएंगे आप, और चलेंगे तो वही है कि निकल नहीं पाएंगे, निकलेंगे तो इतनी गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है कि आप बिना एसी, और एसी के आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है, आपके इस समय इस कमरे के में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होगा। आप 20 मिनट एक्सरसाइज करके देख लीजिए, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, पक्का हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक क्यों होता है? ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की कमी। पर आजकल तो जिम्स में भी बड़े बड़े एसी लगे पड़े, इसीलिए तो लोग मर रहे हैं ना। बड़े एसी से नहीं मतलब है, जिम के अंदर वो पैक एरिया है, एसी है, आपको लग रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन है नहीं। आपको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो मंगाइए, ऑक्सीजन का लेवल यहाँ ना पिए, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। एसी, कोरोना के टाइम सबसे पहले क्या बंद कराया गया? एसी। सबसे बड़ी किस चीज की कमी थी कोरोना के टाइम? ऑक्सीजन की। इसका मतलब कि एसी वाले कमरे में ऑक्सीजन नहीं, एसी पहले बंद करो। तो जिम पैक है, उसमें एसी बड़े बड़े चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा आपके पास तो अटैक। सर, आपको नहीं लगता कि ये कोविड जो आया था, ये हमसे बदला लेने का ही नहीं, शुरू से एक युग, हर युग में हर एक लंबे समय बाद एक महामारी आती है, तो आता रहेगा, वो आएगा, वो कंट्रोल करता है, वो नेचर का काम, वो नेचर को बैलेंस करने के लिए ना, मदर नेचर ने वो कंट्रोल करने के लिए। महामारी आना, ये सब ये देखिए वेनेजुएला में है। हाँ, भूकंप आया था ना, वो होगा, सेकेंड फेज का देखा था मैंने। वो होगा। तो लाइक सर, आप बता रहे हो कि दुनिया खत्म होगी अगर हम अब से नहीं चेते। देखिए, प्रकृति के साथ हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। जिसने धरती को बनाया, हम उसी धरती को नष्ट कर रहे हैं। आपने हमें जगह दी, जो ये जगह दी, अब मैं इसी को काट रहा हूँ, तो कब तक रहूंगा? जब तक वो रुका पड़ा, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा मैं निकल लूंगा। तो हम नेचर के साथ खेल रहे हैं, नेचर के संसाधनों के साथ खेल रहे हैं। हम पहाड़ काट के दूसरा पहाड़ बना रहे हैं। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी आपसे कि आपको नहीं लगता ये जो टूरिज्म इतना बढ़ गया है, आजकल हर आए दिन लोग पहाड़ों पे स्टोरी डाल रहे हैं, जाके पोस्ट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी, ऊपर वाली चीजें भी इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि कभी कभी जैसे आई लव ट्रैवलिंग, बट आई लव कॉम्पैक्ट ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा ऐसी ट्रैवलिंग नहीं पसंद है मुझे कि एकदम
शोशेबाजी हो जाए। मैं गई हूँ तो आई वॉन्ट टू एंजॉय नेचर और ये सारी चीजें, बट मैं देखती हूँ जब मैं किसी ऐसे कॉटेजेस में रुकती हूँ, कैंप्स में रुकती हूँ, होटल्स में, तो वहां पे जो स्टाफ रहते हैं, कभी भी आप पुराने लोगों से बात करो तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आई लव टॉकिंग टू पीपल्स, मैं जाती हूँ तो मुझे बात करने में बहुत मजा आती है, मुझे लोकल से बात करने में बहुत मजा आती है। तो ऐसे चलते फिरते आप थोड़ा सा और भैया कैसे हो बात कर लो, तो उनका पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है, हाँ आप अच्छे से आ गए, फिर कहते हैं कि मैम देखिए कितना अच्छा नजारा है। हाँ अच्छा है, तभी तो ये होटल लिया है हमने, व्यू अच्छा है। पर अब इसमें वो बात नहीं रही है, लोग ने आके इसे इतना बिगाड़ दिया है कि अब ये बात वो रही नहीं। आप अगर इस सीजन में आओ जब लोग नहीं आते तब आप आके देखो, उनका ये चीजें होती हैं। नहीं तो ये है किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे तभी जाइए जब ऑफ सीजन हो, सस्ता भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। ऑफ सीजन में मुझे लगता है आप वो चीजें एंजॉय कर पाते हो, तभी अच्छा वो नेचर एंजॉय कर पाते हो जो आप जिसके लिए जा रहे हो, में नहीं कर पाते, जिसके लिए आप जा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है अब ऑफ सीजन में नहीं रहेगा, क्योंकि सब सोचेंगे ऑफ सीजन में चलते हैं, ऑफ सीजन में चलते हैं। मुझे ये भी लगता है कि अब हर टाइम पहाड़ एकदम भरे हुए हैं। अब बारिश गर्मियां होती हैं, लाइन लग जाती है, ठंडी हो रही, बर्फ गिर रही है, लाइन लग गई है, पुलिस रोक रही कि भैया मत आओ, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं जाके उन चीजों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। भले हम एंजॉय करने जा रहे हैं पर वहां पैकेट्स छोड़ के आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहां पी खा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम उस चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने जो बोला ना टर्म कि एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सस्टेनेबल वे में एंजॉय वो एक करो। तरीका होगा ना। ये हम लोग नानी के गांव जाते थे, जो स्विमिंग पूल आज के होटल्स में है वो हमारे यहाँ गांव में ना ट्यूबवेल होता था, पता है, आज भी हो सकता है। हाँ। वो नानी की छत पे चलते थे, टेबल फैन लगता था, हाँ। लंबी बिस्तर लगती थी, सब महिलाएं एक तरफ पुरुष एक तरफ, वो फिर हो सकता है। वही हम, क्योंकि पैसा आ गया है अर्थयोग, हम वो नानी के घर में जा करके उसी नानी को लेके जंगल में जा रहे हैं, उसी नानी नाना को लेके हम बड़े बड़े होटल्स में जा रहे हैं। वहां इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें ये है कि हमारी आदत इसकी पड़ गई है, वहां जाने के बाद पता चला लाइट रहे न रहे, तो ये चीजें कमजोर हुई हैं। और नो डाउट अब पहाड़ों पर भी बहाना कुछ और है, वो कुछ और रहा है कि घूमने जा कुछ और है। सब लोग ना, वो ये ठीक नहीं, हमको भी नहीं लग रहा, लेकिन लोग कर रहे हैं तो भाई कैसे मना करें। नहीं, आपको पता है कि कई सारे ट्रैवल टूरिस्ट हैं जो काफी सस्टेनेबल वे में ट्रैवल करते हैं। हाँ, जो सिर्फ घूम रहे, लोकल्स के साथ घूम रहे, लोकल जगह पे रह रहे हैं, लोकल से बात कर रहे हैं, और मुझे वो ज्यादा प्रिटी फाइन लगती है रादर देन जाके किसी होटल में रहना, चीजें खराब करना, रिसोर्सेज खराब करना। कहीं ना कहीं सर हम वहां रह रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा हमारे खाने के लिए, बनेगा वहां पे, उससे खाना बचेगा, फेंका जाएगा, ये सारी चीजें गंदगी मचेगी, तो कहीं ना कहीं वो टूरिस्ट स्पॉट जो बना खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है। हम अभी ग्राउंड को खराब किए हैं, मतलब जमीन मैदानी भाग कमजोर हुआ है, अब पहाड़ बचे हैं, अब वहां भी जा रहे हैं, उसका विनाश करेंगे। आपको पता है मैं ऋषिकेश गई थी कुछ टाइम पहले, जब मैंने 10th पास किया था विथ माय फैमिली। मैं गई थी तो वो जगह मुझे बहुत प्यारी लगी थी। क्यों? क्योंकि उस जगह के 2 फेजेस हैं, एक एंजॉय वाला, एक मेडिटेशन एंड ये योगा मंदिर वाला। तो आवर फैमिली वॉज इन द मिडिल ऑफ समथिंग, कि थोड़ी पूजा, थोड़ा एंजॉय और ये सारी चीजें। और मुझे वो जगह इतनी प्यारी लगी थी कि अगर मेरे साथ लाइफ में कुछ बेकार होता है तो मैं आपको ऋषिकेश में मिलूंगी, क्योंकि मुझे वो जगह इतनी पसंद है। पर आफ्टर सम टाइम जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई, वो जगह पूरी चेंज हो चुकी थी, वो बात ही नहीं थी उस जगह में। वो जो गंगा किनारे हम बैठते, वो बात ही नहीं थी, क्योंकि उतने पेड़ नहीं थे जितना मुझे याद है, उसमें वहां बहुत पेड़ थे उस टाइम पे, और गंदगी इतनी थी, जिसको गंगा किनारे को लोग बीच स्पॉट बताते हैं वहां पे। और आज भी जो प्रॉपर हम हिंदुइज्म फॉलो करने वाले हैं, हमारी आर्ग्यूमेंट होती है कि भैया ये बीच नहीं है, ये गंगा के किनारे हम बैठे हैं, ये गंगा के किनारे बैठे, ये बीच नहीं है। और बाहर फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं जो कि मैं कहूंगी वो चीजें नहीं खराब कर रहे हैं सर, मुझे ये चीज फील, कल्चर में नहीं है। वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मैं लाइक कैफेज जाओ तो बहुत सस्टेनेबल वे से लोग योगा पे नोट्स बना रहे हैं, आपको पता है ये चीज। और हम इंडियन स्टूपिड की तरह बैठ के हंस रहे हैं कि योगा पे कौन नोट्स बनाता है। वो हमारे कल्चर को कितना ज्यादा मान रहे हैं, और हम हैं कि चूतियों की तरह हंस रहे हैं बैठ के वहां पे कि ये क्या हो रहा है। हमारे यहाँ मैं क्या बताया, हमारे यहाँ स्कूलिंग ही कमजोर है। हमारे यहाँ स्कूलिंग
4-5 6 सब्जेक्ट पे समेट के रख दिया है। हमारे यहाँ कल्चर में स्वच्छता नहीं सिखाई जाती। ये माँ की जिम्मेदारी है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ये उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। जैसे हम ही पर्सनली, मैं अभी ये है आपके ऑफिस पे हूँ तो इसको मैं ढूंढूंगा डस्ट बॉक्स, और मैं ही व्यक्ति जैसे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर अपने गांव में जाऊंगा इसको यूज करूंगा और कहीं फेंक दूंगा। तो ये बचपन से सीखा है, इसको माँ बाप ने नहीं सिखाया कि नहीं, क्योंकि वहां एक चीज और भी है, वहां इसको फेंकने के लिए जगह भी नहीं है। यहाँ आपने बना रखा है, शहरों में बना रखा है, गांव में नहीं है। तो ये चीजें फॉरेनर्स में आपके पास कल्चर है, वहां नेचर के साथ अभी भी उनका विकास है, तो नेचर को लेके। हमारे यहाँ अंधाधुंध विकास है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सही बात है। जितने बड़े अधिकारी आपको दिखते हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके यहाँ सबसे ज्यादा लकड़ी का काम है इनके घरों में। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई 1 रुपया खरीद के नहीं लाया होगा। सब करप्शन वाले हैं। फोन किया, वो आया, वहां से कटवा के भिजवा दिया। सबसे ज्यादा दोहन तो यही करते हैं, क्योंकि जो जितना बड़ा है सिविक सेंस की लिटरली कमी है। मैं मोदी जी की बात, योगी जी की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों लोग भाई, उनकी कोई विशेष इच्छाएं नहीं है, तो वो लोग ऑनेस्ट हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो और लोग हैं वो मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें कि एक एक्ट्रेस ने मेरे से बोला था कि जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं ना मैम, उनको नहीं पता चल रहा है कि नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। उनके नाम पे चीजें हो रही हैं, उनको नहीं पता, इसलिए कि वो पता करना ही नहीं चाहते। अभी आपने क्या बोला कि मीडिया निगेटिव बोल रही है तो नाराज हो जा रहे हैं। तो उनको पता है कि जिस दिन नीचे आएंगे तो निगेटिविटी भी चलेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा कि बुराई भी होगी। और ये मानव को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति हो, कि हर आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों है। जो करेगा वही बदनाम होगा। आप ऑनर है तो आपकी बुराई होगी। मैं कुछ हूं ही नहीं। आज की डेट में राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे रहेंगे। कोई काम धाम नहीं है तो अच्छे हैं। आपको कल में अगर कहीं सीएम बना दिया जाए या आप अगला पीएम बनते हैं, ऐसा हो, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री बने वो, क्योंकि बनना भी चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री तब तो समझ में सब आएगा, अरे यार ये भी गड़बड़ है। मैं ये चीज सोचती हूँ, पता है सर, जब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पे, इन्वायरमेंट से लेके एजुकेशन से लेके फिजिक्स से लेके, ही हैव एवरी नॉलेज। हार्वर्ड से आई गेस वो पढ़ के आए हैं। पढ़ने का कोई मतलब है, आप कहीं से पढ़ के आइए। हमारे यहाँ इस देश में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, वो यहीं से पढ़े। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, वो यहीं से रही। ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी रहे, जो यहीं से रहे। बहुत से हैं जो हार्वर्ड, ऐसा नहीं कि आप हार्वर्ड से पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा है वो अच्छा विकास नहीं करेगा। वही चीज मैं सोचती हूँ सर कि अगर इनको उस लेवल पे बैठा दिया जाए तो फिर ये कितना डेवलपमेंट ला पाएंगे। मेरे दिमाग में यही ऊपर के लोग नीचे देखना नहीं, उनको ऐसा नहीं कि ऊपर के लोगों को नीचे जानकारी, वो जानना नहीं चाहते। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जितने बड़े राजा थे मेडल हिस्ट्री के टाइम में भी, मध्यकालीन भारत तक भी, सारे राजा, स्पेशली उसमें अकबर और उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बीच में हर्षवर्धन, ये लोग ना गुप्तचर रखते थे। आप एक मतलब धार्मिक भी वो बात करें तो रामचरितमानस में भगवान राम भी गुप्तचर बन के जाते थे। ये लोग गुप्तचर का काम क्या था कि मेरी जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं और कितनी अच्छी नहीं हैं, इस पे चर्चा हो। तो हर बड़ा नेता मैं देख रहा हूँ 5 लोगों के बीच में घिरा पड़ा है। वो 5 लोग जो कह रहे हैं वही है, जो कहे अच्छे हैं। उनको पर्सनली निकलना चाहिए, बंद कमरे। जब रात को सब सोए तो एक दिन दिल्ली में, तो एक दिन मुंबई में, तो एक दिन तमिलनाडु में, तो एक दिन यूपी में, तो एक दिन बिहार में घूमते रहना चाहिए। और रात को हर उस शहर में से लखनऊ रुके हैं मुख्यमंत्री जी, तो लखनऊ या प्रधानमंत्री जी लखनऊ रुके हैं तो 12-1 बजे रात को धीरे से निकले गाड़ी से और 50 किलोमीटर दूर आंख बंद करके पहले 50-60 किलोमीटर दूर जाएं, और उसके बाद जाएं वहीं कहीं गाड़ी खड़ा कराएं, और सुबह 4 बजे भोर में जो व्यक्ति पहला व्यक्ति मिले उससे मिले। कोई नहीं जानेगा, उस व्यक्ति को नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, वो भी हल्ला नहीं कर पाएगा। उससे पूछें कि क्या स्थिति है देश की, क्या स्थिति है मेरी, क्या जो मैं योजना लाता हूँ सही है, तुम संतुष्ट हो, तुम्हारा गांव संतुष्ट है, बताएगा कुछ, फिर उस पर विचार करिए। फिर अगली बार रुकिए रायबरेली की तरफ, फिर एक बार रुकिए तमिलनाडु के किसी गांव में, फिर एक बार रुकिए महाराष्ट्र के किसी गांव में, मिलिए, समझिएंगे आप सारी चीजें। किसके बच्चों से मिलिए, कभी की झटके से किसी स्कूल में चले जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, कभी झटके से किसी अनाथालय में चले जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, उनसे पूछिए क्यों आपका बच्चा है, आपको यहाँ भेज दिया, क्या ऐसी कमी। तो इससे कई चीजें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ विकास के नाम पे खाली कुछ नहीं, सबको मतलब पैसा से बटोरे।
भीड़ में एक मैं मूर्ख हूँ जो अपने पीछे से पेड़ लगाते। नहीं सर, आप मूर्ख नहीं, आप जैसे लोग ही हैं जो, मुझे लगता है कि आप लोगों का ही कंट्रीब्यूशन लास्ट तक वर्क आएगा, क्योंकि आप इंडिया में आप हो और एक जो है जिन्होंने जंगल खड़ा कर दिया, तो मैं तो ये चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि आप एक जंगल खड़ा कर ही दो, जहाँ पे सब तहस नहस हो रहा है उस जगह पे आप भी एक जंगल खड़ा कर दो। मैं तो यही चाहती हूँ। जंगल हमारे यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में जो आंकड़ा दिया है, उसमें दिया है कि पूर्वांचल के 3-4 जिलों में कोई वन संरक्षित भूमि नहीं है। मतलब कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं है, सरकार द्वारा नहीं निर्धारित नहीं की गई। तो वहां जमीन ही नहीं है। जहां भी वृक्ष लगाएंगे किसी के दरवाजे पे, नहीं तो गवर्नमेंट बिल्डिंगों में, स्कूल कॉलेजेस में, रोड के किनारे। नहीं तो अगर हमको गवर्नमेंट अगर एक लंबा जमीन दे तो ये गारंटी है कि पारिस्थितिकी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लूंगा, पूरा जंगल बना दूंगा। तो लाइक अभी तो आप सब अपनी तरफ से कर रहे हो ना, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडीज नहीं है आपको? गवर्नमेंट से चाहिए भी अभी नहीं, गवर्नमेंट देखा जाएगा। एक अच्छा हमको ये लगता है कि मैं ये नहीं चाह रही कि आपको पैसे दिए जाएं या कुछ ऐसा, मैं अपनी तरफ से ये चाहती हूँ कि कुछ हेल्प हो, मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं, पर ऐसी हेल्प हो कि प्लांट्स लाके दे दिए जाए, लैंड एरिया आपको वो चीज दे, लैंड एरिया दें। मैं भी ये चाहती हूँ हमको जमीन दें, वो पेड़ तो यूथ दे देगा। आपको क्या लग रहा है? हम भी यूथ, हमारा भारत का यूथ बहुत अच्छा है। एक बार कहना है कि मुझे एक पेड़ दो, अपने मम्मी पापा के नाम पे एक पेड़ लगाओ, एक चबूतरा बनाओ, देखिए आधा गांव आधा शहर निकल लेगा बनाने के लिए। हमें जमीन चाहिए, जमीन मिलती तो। सर ये बात तो आप सच, अभी तो हम दौड़ दौड़ के लगाते हैं, कभी इस स्कूल में, कभी इस गांव में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मस्जिद में। जब एक जगह मिल जाएगा आपको 400-500 एकड़ एरिया, तो आप स्कूल्स में भी प्रोग्राम कराते होगे ना? नहीं, अभी कोई आने वाले टाइम में बच्चों को चूंकि मैं कर्मचारी हूँ तो मैं भी संडे को ही मैं भी खाली रहता हूँ, या छुट्टी के दिन। तो जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन लगभग सारी स्कूलों को छुट्टी होगी। नहीं मतलब अपने स्कूल में कराते हो आप? हाँ, वृक्षारोपण को लेकर जागरूक अभियान बच्चों को बताया जाता है, कराया क्योंकि लाइक हमारे स्कूल में भी अब 3-4 दिन का नाटक था, पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए, पर वो बच्चों को ले जाके लगवा देते। ग्राउंड पे आप आइए, ग्राउंड पे आइए। ग्राउंड का मतलब फॉर्मेलिटी मत करिए। अगर आपको स्कूल के टीचर्स को भी लगवाना है, प्रिंसिपल को लगवाना है, तो आप स्कूल कैंपस में ही लगवाइए। और अगर नहीं तो फिर ऐसी जगह उनको ले जाइए जिससे उनको ले जाना है तो ले जाओ किसी हिल स्टेशन की तरफ, हिल स्टेशन पे लगवाओ, वहां बच जाएंगे, वहां तो बचेंगे नेचुरली, वहां ऐसा माहौल है। अब आप ले जाके रोड के किनारे लगाएंगे, जैसे निकाल के आप लगा के आएंगे, पीछे से जानवर जाएंगे। अगर आप वहां लगवाते हो तो उसको सेफ्टी गार्ड दो, ट्री गार्ड लगाइए, उसको ऐसा बैरिकेड करिए कुछ एरिया से कि वो सुरक्षित, तभी संभव है। आप सिर्फ लगा के आएंगे, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उसको जब तक बैरिकेड नहीं करेंगे, और 3 साल तक, एक पेड़ को 3 साल तक पुत्र की तरह देखभाल करनी पड़ेगी। सर आप इतने सारे पेड़ों को मैनेज कैसे करते हो? हो जाता है, बता रहे हो आप सेव भी करते हो, तो डेली जाके इतने सारे पेड़ों को मैनेज कैसे? मुझे लगता है मैं कुछ नहीं करता, मुझसे कराया जाता है। और सर अगर आज को आप पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, कल को बड़ा होता है और कोई आके उसको काट दे तो दर्द तो होगा ही, तो आप उसको रोक नहीं सकते? अब रोक नहीं, अगर सरकार, बाकी आम आदमी तो नहीं तोड़ना चाहेगा, अब सरकार की कोई योजना आएगी तो तोड़ेंगे, अदरवाइज तो दर्द तो होता है। आपको नहीं लगता है कि जितना वो नेचर को हमें देने में समय लगता है, उससे ज्यादा जल्दी हम वो चीजें खत्म करते जा रहे हैं? एकदम वही रहा है, वही हो रहा है, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, वही वजह ही है, ग्लेशियर, ये सब मैनेज करने का तरीका, मतलब बनाने से ज्यादा विनाश पर चलना है, तेज ज्यादा। मैं बोलूं कि बन इतना रहा, बिगड़ इतना रहा, इसीलिए तो गैप है ना, वही गैप तो हम भोग रहे हैं। लखनऊ का टेम्परेचर देखिए, इस महीने में बारिश होती है, इस महीने में, हाँ, और आज इतनी गर्मी है, प्रचंड गर्मी है। मुझे याद है हम लोग के टाइम पे, मतलब ज्यादा एज तो नहीं, आपने तो काफी देखा होगा अच्छा टाइम। मुझे याद है जब हम लोग पहले गांव जाते थे छोटे में, तो इतनी गर्मी नहीं होती थी सर कि वो सस्टेन ही ना कर पाए, कि बिना एसी के रहा ही नहीं जा रहा है। और अब तो गांव घर में भी इतनी गर्मी है कि आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। मतलब ज्योग्राफी में एक भाषा है ना, उष्मा द्वीप, एक वर्ड आता है। उष्मा द्वीप का मतलब कि एक गांव या शहर, द्वीप समझ रही हैं, छोटा महाद्वीप बड़ा होता है, द्वीप छोटा, चारों तरफ जो जल से घिरा हो, तो शहर जैसे लखनऊ क्या है, लखनऊ उष्मा द्वीप हो गया है। उष्मा द्वीप का मतलब एक ऐसी छोटी जगह जो चारों तरफ से बिल्डिंगों से परी है, और शाम के समय भी
इसमें गर्मी है, धूप नहीं है। आप शाम को 7 बजे लखनऊ की गलियों में घूमिए, 7:30 बजे घूमिए, आपको तब भी गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, दोनों पे सूर्य की किरणें पड़ी हैं, दोनों दीवारें हीट हुई हैं, और जब हीट होंगी तो आंच निकलेगी, उधर से भी आंच, इधर से भी आंच, इधर से भी आंच, इधर से भी आंच, नीचे रोड से भी आंच, चारों तरफ से हीटनेस आ रहा है। जब हीटनेस आएगा तो इसी को, तो ये चीजें ज्यादा बढ़ी हैं सिर्फ ईंट की, कंक्रीट की बिल्डिंगों की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। मिट्टी की दीवार होती ना, मिट्टी का तो एकदम ठंडा रहता है। मिट्टी की दीवार होती तो ठंडी में गर्मी रहती है उस घर में, कोई एसी की जरूरत नहीं थी। पुराने टाइम में हमारे पुराना जो हम लोग का घर था इतना मोटा था, फैन काफी था। अभी इतनी दीवारें हो गई हैं क्योंकि जल्दी जल्दी घर बनाना है, दिखाना है पड़ोसी को कि 5 मंजिला घर हमने बना लिया है, तो इतनी डीप है। उसके बाद तुरंत जैसे घर बना अगले दिन एसी खरीद के लाओ। अब तो वो वाली दीवारें बन रही हैं हर जगह, जिसकी वो छत पड़ती कंक्रीट वाली, मोटी दीवारें पड़ रही हैं अब तो बहुत। रियल एस्टेट में जितनी भी विनाश खूब हो रहा है, और ये मुझे लग रहा है रुकेगा भी नहीं, लेकिन इसको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। लखनऊ में पहले से भी, अगर आप आ रहे हो, आप बताते हो आप आते हो, तो पहले का लखनऊ 2014-15 का देखिए और अब का देखिए। लखनऊ तो बहुत बड़ा है। लखनऊ तो मुझे लग रहा है हम लोग जब मैं ये जिधर कैंसर हॉस्पिटल फन मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो एरिया था ना, इसको कौन सा हम लोग बोलते थे एरिया, ये एरिया में ना पहले जंगल था, हमने देखा है। हाँ। शहीद पथ के जब नया शहीद पथ 2007-8 में बना था तो मैं आता था उस समय। शहीद पथ तो कुछ नहीं था, अगल बगल पूरा खाली था शहीद पथ का एरिया, लूलू तो था ही नहीं। अभी ये तो अभी पूरा जंगल था, अभी कुछ बच ही नहीं रहा। फिर भी लखनऊ में बहुत पेड़ है। हाँ वो तो है, फिर भी लखनऊ बहुत, ये गोल्ड सिटी साइड, ये पूरा अंचल ग्रीनरी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ग्रीनरी, हाँ, अकॉर्डिंग पूरे लखनऊ को देखते हुए। तो इधर में गोमती नगर वाला एरिया आपका, और ये वृंदावन एक्सटेंशन, वृंदावन, ये एरिया काफी ज्यादा, काफी इसमें इधर ग्रीनरी है, क्योंकि लाइक प्रॉपर लखनऊ घूम लो और जितनी ग्रीनरी आपको इस एरिया में मिलेगी उतनी कहीं नहीं है। हाँ, नहीं इधर भी काफी है, मतलब ये बट अब मुझे पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो कि क्या प्लानिंग चल रही है प्रॉपर रियल एस्टेट में, बट जितना आई हैव एक्सपीरियंस, जितनी डेवलपमेंट और यहाँ बिल्डिंग्स आ रही हैं, पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि लखनऊ में इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, मुझे नहीं पता था। एक तरीके से देखिए तो डेवलपमेंट के रूप में अच्छा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है ना, इधर भी ज्यादा पेड़ बचेंगे नहीं, या तो फिर वो उस तरीके की प्लानिंग करके बना रहे हैं कि ट्रीज रहेंगे साथ में। गवर्नमेंट अब थोड़ी सी ना एक्टिव हुई है, वो चाहती है कि विकास हो, लेकिन अब प्लान तरीके से। हाँ, अब पेड़ों को बचाया सरकार भी चाहती है। सरकार से एक आग्रह करूंगा मैं कि जो पेड़ लगवाएं डिपार्टमेंट द्वारा, स्पेशली डिपार्टमेंट द्वारा, उसकी काउंटिंग कराएं और उसकी जियो टैगिंग भी कराएं, और हर साल उसका वो डाटा भी मांगे ऑन ग्राउंड, झटके से हो कि ये लोकेशन पे पेड़ नंबर इतना है, जो उसका जो भी सीरियल नंबर डिसाइड हो, उसके पास जाइए और दिखाइए उस पेड़ की स्थिति, तभी कुछ हो। शायद आपको पता है लखनऊ में अभी कुछ टाइम पहले कुछ प्रोग्राम ही हुआ था जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए थे सड़कों के किनारों पे, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि लोकल आंटियाज और अंकल्स और लोग आके वो पौधे लेके जा रहे थे उखाड़ के। ये चीज आपको पता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सरकार पे भी दया आती कि वो कुछ अच्छा करने चलती है तो 4 लोग उसे और नोच के अब उन आंटियों को वो पौधे ले जाने अपने घर में लगाने, भले वो 4 दिन उसको संभाल ना पाए। देखिए, तो ये चीज अच्छे और बुरे तो हैं ही हर जगह, और रहेंगे भी, और कुछ लोग मस्ती भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अभाव वाले लोग हैं सर। मैंने उनको ये लगता है ना कि मुख्यमंत्री जी ने लगाया है। हाँ। ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स इस गमले को टच किए होंगे। हाँ। हो सकता है योगी जी टच किए होंगे। हाँ। तो ले चलो इनको, ऐसी इस वजह से भी कुछ लोग बच्चे आते हैं लेके चले जाते हैं। लाइक लिटरली मैंने देखा है आंटी को कहीं कुछ लगा हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं रहा, खोद के ले जाएंगे अपने छत पे लगाएंगे। अरे आपके छत से बेटर ये यहाँ उग के बड़ा होगा। वो जगह समझ में आती कि वो प्लांट ऐसे अजीब जगह लगा हुआ है कि उसको पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तब आप ले आए हो और उसे संभाल के रख रहे, समझ में आता अच्छा खासा पेड़ लगा हुआ है जिसमें पानी दिया जा रहा है। गमलों के पेड़ लगाने और छतों पे पेड़ लगाने से कुछ होना नहीं है। आप एक पीपल का पेड़, जो मैंने कैलकुलेशन किया, 2700 घरों में लगाए द्वारा 2700 घरों में जो गमले लगाए जाएंगे, उसमें जितना ऑक्सीजन उत्सर्जन होगा उसमें अकेले एक पेड़ पीपल का है। सोचिए 2700 घर,
मुझे लग रहा है आधे लखनऊ, पूरे लखनऊ में अगर 50 पीपल का पेड़ लगा दिया जाए तो जितने घरों में लोगों के गमले में पेड़ लगे पड़े हैं इक्विवेलेंट टू 50 पीपल का पेड़। तो गमलों, घर वाले जो पेड़ ठीक है आपके अगल बगल के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा, लेकिन जो चाहिए वो नहीं, उसके लिए पेड़ ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर कुछ टारगेट बताइए कि आप अपना टारगेट क्या रखना चाहते, कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि ये टारगेट आप रखना चाहते हो। आपने स्टार्टिंग में बोला कि एज सच कोई टारगेट नहीं है, बट कुछ तो आप यही है हमारा जो लक्ष्य कि दो स्पेशली वर्ग, मतलब जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों जगहों पे जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है उसको कम, जैसे हमारे यहाँ लगभग 150 200 कुछ 250 भी है, उसको भले ही 40-50 पे लाके रोकना है। मेरा लक्ष्य यही है कि यहाँ जंगल बनाया जाए इन क्षेत्र में, यहाँ वर्षा अच्छी हो, यहाँ पे हवा की क्वालिटी अच्छी हो, स्वच्छ हवा हो, स्वस्थ हवा। तो लाइक सर बहुत सारे लोग ऐसे एनजीओ खोल लेते हैं, ठीक है, कि पेड़ लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अब आप वर्क कर रहे हो, समझ में आ रहा है, बट बहुत सारे लोग खोल लेते हैं, उनका वर्क नहीं करता है ये चीज। तो आपको क्या लगता है आप कब तक ये चीज मैनेज कर पाओगे अकेले से 12-13 लोगों की टीम लेके, या तो आपकी टीम बड़ी हो रही हो? या तो मैं बता दूं, मैंने भी एक ट्रस्ट बनाया है, मम्मी कोरोना में गुजरी है उनके नाम पे। जीवन में एक चीज नोट करिएगा, जिस दिन किसी कार्य को करने के पीछे मुद्रा, पैसे की वैल्यू आपने बना ली कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, तो फिर वो अच्छा काम नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। तो सर जितने एनजीओ हैं उन 90% का ये है ना, उनका एनजीओ बनाने के पीछे थे ये कि हमें पैसा कमाना है, जो कि एनजीओ का वर्क सेवा भाव है, लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं, उनके दिमाग में पैसा कमाना है, और इसीलिए शायद नहीं कर पा रहे हैं या इसीलिए फेल है। पर लाइक सर इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन और कंसर्टिंग ऑल्सो कि आप कब तक अकेले करोगे खुद का फाइनेंस और ये सारी चीजें करके। आपने बोला बहुत लोग को आप बुलाते हो जो नहीं आना चाहते हैं, वो इज्जत के बदले आ जाते हैं कि ठीक है आपने बुलाया, ये सारी चीजें सोच के। कब तक वो लोग वो चीज मैनेज करेंगे? सबका एक अंतिम समय आता है कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं, आदमी मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है। देखिए ये कहा जाता है कि इस टाइप का काम व्यक्ति नहीं करता, उसे करवाया जाता है। अगर आपको एक चीज जीवन में नोट करिएगा, ऐसा व्यक्ति कोई मिले जीवन में आपके जो आपको नजरों में सोशल वर्कर है, किसी गरीब को खाना खिला रहा हो, किसी वृद्धाश्रम में सेवा कर रहा हो, कहीं प्लांटेशन कर रहा हो, कहीं कोई मतलब कुछ जानवरों की देखभाल कर रहा हो, तो उसका पैर जरूर छूइएगा। ये श्योर है कि उसमें परमात्मा के अंश है। करता नहीं है, उसे करवाया जाता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं करता हूं, मुझे कहा जाता है, ऐसा मुझे लगता है, और जब तक वो चाहेंगे तब तक होगा ही। तो सर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कितना फाइनेंस लगाया था पेड़ लगाने में? स्टार्टिंग में आपने कितने पेड़ लगाए थे? पहला पेड़ में 22 या 21 पेड़ हमको लग रहा है, मुझे 21 लगाया, 21, जो एक धर्म के हिसाब से था। कितने टाइम पहले? वही लगभग 2 साल पहले, 2 साल कुछ महीने हो गए होंगे पहले। मैंने वहीं से शुरू किया, और उस समय मैं मस्ती में अपने मित्रों से कहा यार पेड़ लगाने जा रहा हूँ, लगभग 22,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि एक पेड़ लगाने में 1,000 का खर्च आता है। 1,000 का? क्योंकि वो ट्री गार्ड है, लोहे की जाली लगती है। अच्छा, वो सब लगा जाली लगेगी, तो जब जाली लगेगी तभी बचेगी। तो लगभग 700-800 रुपए 900 रुपए का वो पड़ता है, 100 रुपए का पेड़ पड़ता है। फिर अपने हम ही लोग लगाते हैं तो 1,000। तो एक मित्र हैं आलोक सिंह, पहला अमाउंट व्यक्ति वही 3,000 रुपए हमको उन्होंने दिया था। और आपने खुद से कितना लगाया था? बाकी से हमने लगाया था, बाकी सब आपने लगाया था। 21,000 रुपए में 3,000 रुपए वो दिए थे, बाकी 18,000 रुपए। और आपने स्टार्टिंग में कुछ बताया 1 लाख रुपए। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे 2 पेड़ 3 पेड़ हर हफ्ते या हर 1 दिन 2 दिन गैप करके पेड़ लगाता हूँ। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने सिर्फ पानी डालता हूँ। इस 4 महीने कोई पेड़ नहीं लगाता। इसमें सिर्फ जो पेड़ लगे पड़े होते हैं उनको पानी डालता हूँ। बाकी जून, अब जो है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इतने महीने पेड़ भी लगेंगे, पानी भी डाले जाएंगे। तो जो पेड़ लगते हैं तो कभी 5 पेड़, कभी 8 पेड़, अकॉर्डिंग टू बजट। अभी तो राजा है नहीं, टारगेट 50,000 मिनिमम का करता हूँ, 1 लाख भी चला जाता है। तो एक
एक साथ कहीं से नहीं आता। कभी 3,000 आया, कभी 5,000, कभी 4,000 रुपये पॉकेट में है। जैसे अभी टाइम पॉकेट में 500 रुपए है, तो अगर मैं रहूं घर जाऊंगा तो अभी नहीं लगेगा, कम से कम 1,000 चाहिए। तो ऑर्डर पे जाली लोहे की रेडी है, ऑर्डर पे पेड़ वाले से रेडी है। अब जाता हूँ, 5 पेड़ उठाया, कुछ देता हूँ, कुछ उधारी लगाता हूँ। तो आप पूरा अकेले इन फाइनेंस? हाँ, हो जाता। मित्र हैं, कोई सहयोग करते हैं मित्र, और भी लोग, जैसे एक मित्र हमारे अंकित जी हैं, विकास अधिकारी LIC में है, उनसे भी मैं कई बार ऐसा हुआ है कि आपके, मैंने देखा आपका बेटा भी पेड़ वेड़ लगाने वो जाता तो है। काफी इंटरेस्टेड है। बेटे मेरे बच्चे तो मैं क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वो मैं बोलता हूँ सुबह 5 बजे, बेटा बाबू चलना पेड़ लगाने, वो 5 बजे सुबह रेडी हो जाएंगे, चलो चलो, ऐसे मस्ती करेंगे, सोए रहेंगे, लेकिन उसके पेड़ के लिए उठ जाते हैं। और कई मित्र हैं, अंकित जो LIC में है, एक हमारे निर्भय नारायण सिंह हैं। तो सर लाइक आप ये क्या बोलते हैं, कुछ आगे और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसका बनाना चाहते हो? आपको कुछ ऐसे है कि आपके बच्चे, आपका बेटा कुछ इसको और बड़ा? बच्चों को भी कोशिश करूंगा कि जहां भी रहें, जिस फील्ड में जाएं, इससे जुड़े रहें। इसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, आपका NGO या जो चल रहा है वो चलता है? NGO बनाए न बनाए, चलाए न चलाए, वो बनाना न बनाना, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाएं। हमारा मुख्य काम, मैं बार बार कहूंगा इस मंच के माध्यम से, कि हमारा मुख्य काम वो ट्रस्ट बनाना और NGO बनाना नहीं है। हमारा जो अंदर ये है कि 100 पेड़ बनाए इस महीने, तो उसको बचा के रखें 3 साल, और 3 साल बच गया तो सिर्फ वो नुकसान करेंगे, वो अपना काम कर लेगा, फिर वो नुकसान नहीं होने वाला। फिर आंधी उधी में टूट जाए तो वो सब चीजें तो चली रहेंगी। तो बच्चों को भी यही है कि जहां भी रहो पेड़ लगाओ, जब भी मौका मिले। आपको नहीं पता है ना, अब जब आप इनके बीच में जाएंगी, जो मैंने फील किया, जीवन में कभी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा हो ना, अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव में हो, तो उसको बोलिए कि तुम 1 घंटे के लिए पेड़ों के बीच में जाओ, मोबाइल रख के, उनसे बात करो, उनके साथ गुनगुनाओ, वृक्ष लगाओ, उनसे बतियाओ। पीपल का पेड़ लगाइए, और पीपल के पेड़ कहा जाता है कि विष्णु भगवान उसमें रहते हैं। हम धर्म में मम्मी पापा ने यही बताया, स्पेशली दादी ने। तो जब पीपल के पेड़ के पास आप जाएंगे और जब पीपल का पेड़ लगाएंगे, तो पीपल के पेड़ से बात करिए, हे प्रभु, भोजपुरी में जिस तरह, हे प्रभु बहुत परेशान है, हम आपको बचा रहे हैं, आप हमको बचाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं रिटर्न दे सकता हूँ, अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जितना पेड़ लगाएगा आदमी उतना अमीर होगा। नहीं सर, आपकी बात तो एकदम सही है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में भी चिपकू मूवमेंट आया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये आज से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है पेड़ों को बचाने का। बट आई गेस उस टाइम लोग समझ जाते तो आज इतना सत्यानाश नहीं हुआ होता। और कहीं ना कहीं इसमें आप बिल्कुल सच बोल रहे हो कि हमारी भी गलती है, क्योंकि हमें अगर इतना एक घर मिल गया तो हम उस एक घर से खुश नहीं है, अब हमें उसके ऊपर और बनवाना है। इसके पीछे औरतों की, औरत जो है ना, महिला, घर की महिला, इनका दोष है। सिर्फ घर की औरत, मतलब हर घर में जो लेडी है, माँ के रूप में, बीबी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, ये सिर्फ अपने घर में समझाएं तो ये कौन दुनिया का पति है जो चोरी करना चाहता है? नहीं, करवाया जाता है उससे। आप मतलब ये बोल रहे हो कि हम औरतें रीजन है कि आप लोगों को इतना कमाना पड़ रहा है, इतना सिर्फ खर्चा करना पड़ रहा है? वो कह दें कि इतने में हम काम चला लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक आदमी घूस नहीं लेगा, गलत नहीं करेगा। वो सिर्फ कह देना, वो नहीं कहती हैं, उनकी इच्छाएं ज्यादा हैं, करप्शन वहीं से। औरत कह दे कि पेड़ बचाना है, आपकी कमाई जितना लेके आएंगे आधा हम पेड़ में लगवाएंगे, हम गारंटी देते हैं भारत हरा भरा हो जाएगा। तो मैं अपने घर से देख रहा हूँ, मेरी वाइफ अपने सेविंग हिस्से का 50% हमको देती है पेड़ लगाने के लिए। लाइक घर से स्टार्ट होना चाहिए, घर से। औरतों के पास ना पूरी प्लानिंग है। देखिए, औरत, हमारे देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, तो कुछ स्पेशलाइजेशन है उनके अंदर, कुछ है ऐसी चीजें जो उनको हम देवी कहते हैं। उनके पास वो अलग बात है कि पर्दा प्रथा का युग जब से आया, हमने उनको दबा के रखा। नहीं तो महिलाएं इतनी स्ट्रांग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर सर, आपको नहीं लगता, मतलब अब जो फैमिलीज, जो हस्बैंड्स क्या बोलते केपेबल हैं, वो करके दे रहे हैं, पर बहुत सारी औरतें हैं जो बेयर मिनिमम चीजों के लिए जूझ रही, तो वो बेचारी कैसे पेड़ लगवाएं? हाँ, वो बचा सकती हैं। वो उनके पास कुछ नहीं है, एक लोटा पानी तो है, कोई पेड़ सूख रहा हो, आप अमीर हैं, आप लगा दीजिए, वो गरीब है, एक लोटा पानी डाल के आइए।
मेरे यहाँ तो मेरी दादी को इतना शौक है, वो पहाड़ों से जाती है, पता नहीं कौन कौन से प्लांट्स लेके आती है, वो चल जाते हैं, उनके हाथ के लगाए पौधे चल जाते हैं। होता है, कुछ हाथ ऐसा होता है, कुछ हाथ ऐसे भी होते हैं। लोग ये चीज नहीं जानते, उन्हें पता नहीं होगा या मानते नहीं होंगे, बट कुछ हाथ भी ऐसे होते हैं जिनके लगाए पौधे। नेचर सबसे ज्यादा प्रिय गरीबों का है। मुझे लगता है कि नेचर स्पेशली पेड़ों का सबसे अच्छा साथी गरीब है, क्योंकि उनके लिए वही घर है, वही एसी है, वही पंखा है। हर गरीब के दरवाजे पर एक पेड़ देखेंगे, नीम का हो चाहे वो पीपल का हो, क्योंकि वही उनका एसी है। उनके यहाँ कौन सी, अमीरों के यहाँ नहीं। अमीर अपने इसलिए कटवा देते हैं कि घर गड़बड़ हो रहा है, दिख फला मैंने 50 लाख में 1 लाख करोड़ में घर बनवाया, दिख नहीं रहा है, ये पेड़ जो है ढक दे रहा है, इसको कटवा दे, इसको पत्तियां बहुत गिर रही हैं। हाँ, गंदगी बहुत हो रही है, कौन सुबह झाड़ू लगाए, इसको जल्दी कटवाओ। ये हम लोगों के यहाँ सर एक नाराजगी जो आपको इस जनरेशन से बहुत ज्यादा है नेचर को लेके। जनरेशन आधुनिक जो हमारा हो गया है ना, जनरेशन जो हमारा वो आधुनिक जनरेशन थोड़ा सा हो गया है। ये विज्ञान से प्रेम कर रहा है, भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, प्रकृति से प्रेम नहीं कर रहा, ये पानी से प्रेम नहीं कर रहा, ये पेड़ों से प्रेम नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है। तो जो नाराजगी यूथ से हो यही है कि जो जन्मदिन वो मनाते हैं, उस जन्मदिन पे वो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, केक से लेके ड्रिंक तक, पनीर से लेके मटन तक। लेकिन उस बर्थडे सेलिब्रेशन में एक बार यूथ ये नहीं कह रहा है कि अगर मैं 12 साल का हूं या 13 साल का हूं या 18 साल का हूं या 28 साल का हूं, तो मुझे उतने पेड़ एक मठ मंदिर कहीं अगल बगल लगा के, मंदिर मस्जिद जो भी, उसको बचा के हर साल वहां पे उसी पेड़ के पास जाया जाए और उसी पेड़ के नीचे अपनी पार्टी सेलिब्रेशन की जाए और उसको ये दिखा जाए कि हाँ बचा पड़ा है, और उस साल हर साल एक पेड़ और उसमें बढ़ा दिया जाए। इंसान अपने जन्म, जैसे आप 22 साल की हैं या 21 साल के हैं या 24 साल की हैं, 34 साल की हैं, जितना आपका एज है, अगर उतना पेड़ आप अपने जन्मदिन पे लगाएं या हर साल एक पेड़ लगाएं और उसको बचाने के संकल्प के साथ, तो यूथ से थोड़ी सी शिकायत यही है कि वृक्षों से प्रेम नहीं कर रहा यूथ। तो सर एक लास्ट चीज जो आप गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे या फिर आप आगे फ्यूचर में देख रहे हो कि ये चीज होनी चाहिए, आप उस चीज के टुवर्ड्स लगे हुए हो, एक लास्ट चीज जो आप बताना चाहोगे? गवर्नमेंट से मैं मेरा आग्रह रहेगा कि जो भी पेड़ सरकार लगाए या लगवाए उसकी जियो टैगिंग कराए और हर अगले साल उस पर ये हो कि ये वह पेड़ कहाँ है, उस पर इंक्वायरी हो। दूसरा, वन विभाग को यह आदेश करे, जो उनका डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसको आदेश करे कि फ्यूचर का प्लान पहले ही बना के पेड़ लगाया जाए। रोड के किनारे पेड़ तो कटेंगे, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके सिवाय जो और कहीं जगह पेड़ लग रहे हैं तो वहां ऐसी प्लानिंग से पेड़ लगे कि अगले 40-50 साल तक कुछ ऐसा हो भी तो वो पेड़ बचे, न कट पाए। तो ये एक सरकार से आग्रह रहेगी कि इस पर विचार करें। बिल्कुल सर, आई विश कि ये चीज हो। आपका ये पहला पॉडकास्ट है, आपने बताया आप पहली बार आ रहे हो किसी पॉडकास्ट पे अपने आप को प्रेजेंट करने, तो सर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए पहले पॉडकास्ट के हिसाब से कि क्या यहाँ कुछ बेटर था, कुछ कमी थी? नहीं, अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर उस व्यक्ति को बुलाइए जो सोशल एक्टिविटीज में हो, क्योंकि देखिए मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं ऐसा फील खुद किया है कि जो व्यक्ति आपको सोशलिस्ट दिखता है उसके अंदर करुणा है। मुझे एक बार फोन आया था, एक राकेश सिंह है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बचपन बचाओ संगठन है ये कैलाश सत्यार्थी जी का, जिनको नोबेल मिला था, उनसे फोन आया था हमारे यहाँ। उन्होंने हमको फोन करके बताया, फिर हमसे बात की, तो बात के दौरान उन्होंने हमसे कहा कि अमित जी आपके अंदर करुणा है। हम कहे करुणा मतलब? तो मैंने उनसे पूछा कि दुख और करुणा में अंतर क्या है? तो बोले कि दुख उसको कहते हैं कि किसी व्यक्ति को तकलीफ में आप देखे, सॉरी दया और करुणा में अंतर। मैंने उनसे पूछा दया और करुणा में अंतर क्या है? तो उन्होंने कहा दया मतलब किसी व्यक्ति को आप तकलीफ में देखे तो आपके अंदर दया आई और 10-15 सेकंड बाद जैसे आप उससे ओझल हुए तो आपके अंदर वो दया हट गई दिमाग से। लेकिन जो करुणा है यह परमानेंट आपके नेचर में है, आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके शरीर में, तो आपके अंदर करुणा है। तो जो व्यक्ति आपको सोशलिस्ट दिखे, मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा, उसको आप लोग जरूर बुलाइए, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है।
उसके अंदर परमात्मा का अंश है। बिल्कुल सर। तो उसको बुलाइए, उससे कुछ पूछिए, कुछ उसको बताइए, कुछ उससे और वो चीजें जो मिलेंगी वो शायद कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस अर्थ भरी दुनिया में युग रहा है पैसों का और आगे भी रहेगा पैसों का युग, ये कम नहीं होना है। उसमें अगर कोई व्यक्ति पैसे को नंबर 2 पे रख के राष्ट्र और सेवा को प्राथमिकता दे रहा है तो स्वाभाविक है कि वो परमात्मा का व्यक्ति है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। बिल्कुल सर। सो ऑल राइट गाइस, आई गेस हमने काफी बातें कर ली हैं और इस पूरी कॉन्वर्सेशन का एक ही मोटिव था, सर के यहाँ आने का एक ही मोटिव था कि वो ये अवेयरनेस हमारी जनरेशन को पहुंचाएं कि प्लांटिंग ट्रीज कितना इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे पॉडकास्ट में हमने सिर्फ इस चीज पे नहीं बात करी है, हमने और भी काफी चीजों पे बात करी है, एनवायरमेंट से लेके चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके ये प्रिंसिपल है। एंड आई हैव टू से कि ऐसा प्रिंसिपल हर स्कूल में होना चाहिए जो लाइक नो प्रेशर, टेक लाइफ इजी वाला। हमने हमेशा वो 3 इडियट्स वाले प्रोफेसर्स को उन्हीं को मान उसी टाइप के लोगों को हम लोग देखा है हमने, तो हमें ऐसा लगता है कि बड़े रूड होंगे, बट ही इज जेन्युइनली वेरी नाइस पर्सन। और जो भी ये एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, आई विश हम सब इनका पार्ट बने। और इफ सर आपके साथ किसी को जुड़ना हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? मेरा नंबर है। हाँ। और इंस्टा पे भी जो वीडियो चलते हैं उस पे मेरे नंबर है। हाँ। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है। तो कई माध्यम है। हाँ, तो अगर सर के साथ किसी को जुड़ना है तो वी विल टैग हिज आईडी इन द लिंक, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हो, जुड़ सकते हो आप उनके साथ। और आई गेस कोई ऐसे चार्जेस नहीं है वहां पे? नहीं, कोई जुड़ने के चार्जेस हैं? आप बल्कि मेरे ट्रस्ट का नारा है कि आप हमें जगह दीजिए, हम वहां पेड़ लगाएंगे। अगर जो भी व्यक्ति सुन रहा हो वो अगर हमें जगह देगा तो मैं उसके घर, चाहे वो इंडिया के किसी कोने का हो, मैं जाऊंगा वहां पेड़ लगाऊंगा। बस उनसे आग्रह रहेगा कि उस पेड़ की देखभाल करेंगे, उसको बचा के रखेंगे। ठीक है। तो आई विश सर आपके पास यहाँ से कुछ लीड्स आए, लोग मिले आपको पेड़ लगाने के लिए। सो अभी हम इस कॉन्वर्सेशन को यहीं एंड करते हैं। कोई लास्ट चीज आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस एक चीज, जब भी समय मिले प्रकृति के बारे में सोचिए, जब भी समय मिले प्रकृति के बारे में करिए, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय, आने वाला भारत एक अच्छा भारत नहीं रहेगा। धन्यवाद।